जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपन जो है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का जो अपना सिलेबस है ईओआरओ का, उसमें जो है 3 रूल दिए गए हैं। ठीक है, नगरपालिका समितियों की शक्तियां कर्तव्य नियम 2009 एक तो ये दिया गया है, एक सामान्य कार्यान्वयन नियम दिया गया है और एक नगरपालिका कार्य संचालन नियम ये दिया गया है। इन तीनों रूल को आज अपन इस क्लास के अंदर जो है डिस्कस करने वाले हैं। फुल जो है ये मैराथन होगी। इन रूल की पीडीएफ है वो मैं आपको पेड जो है कोर्सेज है उनमें जो है अवेलेबल करवा चुका हूँ। अगर आप भी पेड कोर्सेज के अंदर और कोई स्टूडेंट जुड़ना चाहता है तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जैसे कि टेलीग्राम चैनल है वो है द आर एस अकेडमी नाम से है, द आर एस अकेडमी 09। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करना, वहाँ पे अपन को क्या मिल जाएगा, ये जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और वहाँ पर आप अगर पेड कोर्सेज के अंदर जो ऐड होना चाहते हो तो मेरे को जो है डीएम कर देना। अब हम चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं आपको नहीं करूँगा। और ये जो है लगभग 2 से ढाई घंटे की मैराथन होने वाली है, जिसके अंदर अपन तीनों रूल कंप्लीट कर लेंगे। और थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो आप भी थोड़ा सा सहयोग करना। अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आई तो मेरे को कमेंट कर देना और मैं आपको जो है उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। एक दूसरा ये है कि आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे और जितना ज़्यादा इस चैनल कमेंट करोगे उतना ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि मैं आगे जो है कंप्लीट 8 क्लासेस के अंदर जो है आपका पूरा ईओ का सिलेबस जो है कराने वाले ऐसे में कराने की जो है प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, 8 क्लास होगी जिसके अंदर पूरा ईओ सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा आपको। तो ये 8 क्लासेस के अंदर आज पहली क्लास है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां कर्तव्य करते नियम 2009। ये अपन जो है पहले जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां कर्तव्य करते नियम 2009 है। ठीक है, कर्तव्य करते हैं जो शक्तियां नियम 2009 है, इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां कर्तव्य और कर्तव्य नियम 2009 जो है, ये सबसे पहले नियम बनाए किसने हैं, तो ये नियम जो है राज्य सरकार ने बनाए हैं। मैं आपको साथ साथ में रिवीजन करवाता भी चलूँगा, यहाँ पे आप जो है भूलोगे भी नहीं, ऐसे इस प्रकार से मैं आपको याद करवा दूंगा। तो राजस्थान सरकार द्वारा ये जो है रूल बनाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि ये नियम किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो ये नियम जो है राजस्थान सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। फिर अधिनियम की कौन सी धारा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है, इसकी कौन सी धाराओं का यूज करके बनाया गया है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो धारा 55, धारा 61 और धारा 337 का यूज करके जो ये रूल बनाए गए हैं। आपको पहली बात ये याद रखनी है कि राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां कर्तव्य और कर्तव्य नियम 2009 राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55, ठीक है, धारा 55 के अंदर वार्ड समितियां नहीं है क्या, समितियां हैं, सॉरी वार्ड समितियां नहीं समितियां हैं। धारा 61 के अंदर क्या है, उसके कर्तव्य है। और धारा 337 जहां पर राज्य सरकार नियम या उपनियम बना सकती है, तो इन तीनों धाराओं का यूज करके ये जो नियम है वो बनाए गए हैं। ठीक है, कुल इसके अंदर नियम 6 थे। स्टार्टिंग के अंदर जब ये बनाया गया था ये 6 नियम थे। 2011 के अंदर एक जो है रिपेल हुआ, इसमें संशोधन हुआ और 2011 में इसका जो नियम नंबर 5 है, नियम संख्या 5 है, उसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो वर्तमान में इसमें टोटल रूल कितने हैं, वो 5 ही है। नियम इसके अंदर टोटल कितने हैं, 5 ही है। देखिए अपन इसको फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे जो है टीचर्स भी और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इसको जो है ऊपर ऊपर से पढ़ के जा रहे हैं, जो कि आपके लिए जो है नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको इतने में जो आपको सबसे पहले बात याद रखनी है वो यही रखनी है कि राजस्थान नगरपालिका जो समितियों की शक्तियां कर्तव्य नियम है, ये राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हैं। अपनी राजस्थान जो सरकार है उसके द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55, धारा 61 और धारा 337 का यूज करके जो है ये बनाए गए हैं। ये दूसरा आपको याद रखना है। इसके अंदर स्टार्टिंग में 6 रूल थे, अभी 5 है। 2011 के अंदर एक संशोधन के द्वारा जो एक रूल है वो क्या कर दिया गया, रिपेल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अब चलते हैं हम अपन जो है फर्स्ट रूल की तरफ। फर्स्ट रूल है जिसका नियम आपको पता है, हर जो अधिनियम पढ़ते हैं अपन, पढ़ते हैं कोई एक्ट पढ़ते हैं, जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं, उसका पहला जो नियम होता है वो उसकी धारा से रिलेटेड होता है। उसका नाम क्या है और उसका प्रारंभ कब होगा या फिर उसका जो विस्तार कहाँ कहाँ तक है, ये चीज़ें उसके अंदर दी हुई होती है पहले रूल के अंदर। तो सेम टू सेम उसी प्रकार से इसी का भी पहला रूल है। इसी प्रकार से पहला रूल है कि संक्षिप्त नाम क्या है। तो संक्षिप्त नाम मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां कर्तव्य और कर्तव्य नियम 2009 है। ये प्रारंभ कब हुआ था, शुरुआत इसकी कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 23 दिसंबर 2009 को। ठीक है, 23 दिसंबर 2009 को क्या होती है, इसकी शुरुआत होती है 23/12/2009 को। इसको इस हिसाब से याद रखना है आपको, 23/12/2009 को क्या होती है, ये इसकी अधिनियम की शुरुआत होती है। ये तारीख जो है इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पीछे जो अधिनियम की क्लासेस ली है उनमें भी बताया कि तारीखें
कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से इनको आप याद रख सकते हो। 23/12/2023 को एक चीज़ और भी हुई है, वो हुई है लॉर्ड हॉर्डिंग जो बम कांड हुआ था ना अपना हिस्ट्री के अंदर, तो वो भी आप याद रखना। तो 23/12/2009 के अंदर क्या हुआ था, ये लागू हुआ था, इस दिन इसका क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। धारा सेकंड है जो, कोई भी अधिनियम देख लीजिए आप, कोई भी अधिनियम उसकी धारा सेकंड है उसका परिभाषा से रिलेटेड होगा। यहाँ पर अधिनियम का मतलब क्या समझा जाएगा, इसके अंदर ये बताया गया कि अधिनियम का मतलब राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है वो समझा जाएगा। ठीक है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 कौन से वाला, जो 11 सितंबर को, ठीक है, जो 11 सितंबर 2009 को लागू होता है ना, वो जो है रूल है, वो नियम है, वो समझा जाएगा। ठीक है जी। फिर धारा का मतलब क्या समझा जाएगा, धारा का मतलब वही है जो इस अधिनियम के अंदर अपन धारा पढ़ते हैं ना, जैसे कि धारा आप मान लीजिए 45 है, धारा 45 के अंदर कर्तव्य दिए गए हैं उसके, धारा 50 के अंदर क्या दिए गए हैं, कार्यभार सौंपना, धारा 15 के अंदर क्या दिए गए, मिथ्या घोषणा, धारा 17 के अंदर क्या दिए गए, जिला निर्वाचन अधिकारी, धारा 21 के अंदर क्या दिए गए, योग्यता, 21A के अंदर क्या है, विशेष योग्यता। तो वो धारा पढ़ रहे हैं ना अपन, उसी का मतलब है धारा। मैं आपको कंप्लीट रिविजन भी कराने वाला हूँ एक्ट के, अगर थोड़ा टाइम मिला तो, और विद ट्रिक भी आपको करवाऊंगा। धारा का मतलब जो धारा है वही समझा जाएगा। समिति का मतलब क्या समझा जाएगा, समिति का मतलब धारा 55 के तहत गठित जो समिति है वो समझी जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। समिति का मतलब अपन को पता है कि जो नगरपालिका अधिनियम 2009 का अध्याय नंबर 3 है वो कार्य संचालन और वार्ड समिति से संबंधित है। ठीक है, अध्याय 3 है। अध्याय 3 किससे संबंधित है, कार्य संचालन और वार्ड समिति से संबंधित है। उसकी जो धारा 51 है, धारा 52 है। 51 तो बैठकों के संबंध में उपबंध करती है, 52 क्या करती है, व्यष्टि सदस्यों के विशेषाधिकार। 53 में क्या दिया गया है, अविश्वास प्रस्ताव, और 54 के अंदर क्या दिया गया है, वार्ड समिति, और 55 के अंदर क्या दिया गया है, समितियां दी गई है। ये समितियां हैं, इस समितियों के क्या क्या कर्तव्य होंगे, इस बारे में अपन जो है इस नियम के अंदर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आपकी बात आगे समझ में ना। नगरपालिका अधिनियम 2009 का चैप्टर नंबर कौन सा है, 3 है। उसमें धारा 51 से लेके 66 तक है। तो धारा 51 में क्या है, धारा 51 में तो नगरपालिका की बैठकों के बारे में उपबंध किया गया है। धारा 52 में क्या है, तो व्यष्टि सदस्यों के विशेषाधिकार दिए गए हैं कि वो अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकते हैं, नगरपालिका अधिकारी कर्मचारी का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, वो बिना फीस दिए नगरपालिका के लेखों का क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको बिना फीस दिए। धारा 52-53 के अंदर क्या बोल रही है, अविश्वास प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 1/3 होने चाहिए मेंबर, जो कि एक प्रस्ताव पास करके कलेक्टर को देंगे। कलेक्टर जो है 30 दिन के अंदर की विशेष बैठक बुलाएंगे और 7 दिन के अंदर उस बैठक की सूचना देंगे, और इस हिसाब से वो पारित हो जाता है तो उसको हटा दिया जाएगा। 54 के अंदर क्या दिया गया है, 54 के अंदर वार्ड समिति दी गई है। वार्ड समिति का गठन कहाँ पर किया जाएगा, 5 लाख या 5 लाख से अधिक जनसंख्या में वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। वार्ड समिति के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, वार्ड जो है उसका गणपूर्ति 3 होती है, अध्यक्ष सहित होती है। उसके बाद में आती है ये जो धारा 55 आती है। धारा 55 के अंदर क्या दिया गया है, धारा 55 के अंदर दिया गया है अपनी क्या, वार्ड समिति नहीं है, धारा 55 के अंदर समितियां दी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना, समितियां दी गई है। ओके, आगे ही बात समझ में यहाँ तक। तो समितियों के अंदर बहुत सारी समितियां दी गई है, जिसमें एक समिति अपनी प्रमुख है, इसका नाम है कार्यपालक समिति। ठीक है, कार्यपालक समिति बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समिति है ये अपने लिए, क्योंकि इसके हमें काम भी याद करने पड़ेंगे कि ये क्या क्या काम करती है। उसके अलावा 7 समितियां दी गई है। ठीक है, ये समिति दूसरी है, ये पहले प्रकार की समिति होगी, ये दूसरे प्रकार की समिति होगी। 7 समितियां होंगी। ठीक है, जिसमें नियम उपनियम आती है, अपराध पर समन समझौता आ जाती है, वित्त समिति आ जाती है, स्वास्थ्य समिति आ जाती है, महिला एवं बाल विकास समिति जो पीडीएस समिति आ जाती है, और तीसरी जो आ जाती है वो अतिरिक्त समितियां आ जाती है। अतिरिक्त समितियां होती है ना, उसमें जैसे कि 4, 6, 8 होती है, 4, 6, 8 होती है, ये बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम का मतलब ये नगर पालिका बोर्ड है 4, नगर निगम के अंदर 8 हो जाएगी, और नगर परिषद के अंदर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ये बढ़ते क्रम में इसके अंदर है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी नगर पालिका है उसके अंदर 3 प्रकार की समितियां होती है। एक तो कार्यपालक समिति होगी, 2 अन्य प्रकार की समितियां हो जाती है, दूसरी 7 जो अन्य प्रकार की समितियां, और तीसरी होती है वो होती है अतिरिक्त समितियां। इन अतिरिक्त समितियों की संख्या में राज्य सरकार कभी भी वृद्धि कर सकती है। जब भी राज्य सरकार को ऐसा लगे कि अपन को जो है समितियां एक्स्ट्रा चाहिए, तो राज्य सरकार इन समितियों की संख्या में क्या कर सकती है, वृद्धि कर सकती है। ठीक है जी, फिर चलते हैं अपन। अगर आपको लग रहा होगा कि अपन इस टॉपिक से भटक गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये देखिए कि धारा 55 है, धारा 55 के अंदर समितियां दी गई है। उसमें एक समिति है कार्यपालक समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, अगर एग्जाम के अंदर इस रूल से क्वेश्चन आएगा तो वो इसी से क्वेश्चन आएगा। कार्यपालक समिति के अंदर है कि प्रत्येक नगरपालिका के अंदर एक कार्यपालक समिति होगी। ठीक है, कार्यपालक समिति होगी। इसके अंदर क्या कौन कौन होंगे, मेंबर कौन कौन होंगे, मेंबर होंगे नगरपालिका के अध्यक्ष। जिस नगरपालिका के अंदर मान लीजिए कार्यपालिका समिति गठित हो रही है, तो वहां पर नगरपालिका के जो भी अध्यक्ष होंगे वो इसके क्या होंगे, सदस्य
सदस्य होंगे। और आपने इसका जो रूल नंबर 57 भी पढ़ा होगा। रूल नंबर जो है अध्याय नंबर 3 का रूल नंबर 57 क्या बोलता है कि जो समितियों के अध्यक्ष बताए गए हैं, ठीक है, समितियों के अध्यक्ष बताएंगे, उसमें ये बताया गया कि अगर अध्यक्ष किसी मेंबर किसी कमेटी का किसी समिति का सदस्य है तो वह उसका पदेन अध्यक्ष माना जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्यपालक समिति का अध्यक्ष कौन होता है। अगर आपसे एक हिडन क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कार्यपालक समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका आपके मन में आपके कॉमन सेंस ये काम करना चाहिए कि इसका अध्यक्ष नगरपालिका का अध्यक्ष ही होगा, क्योंकि नगरपालिका का अध्यक्ष उसका सदस्य है, इसलिए होता है। फिर उपाध्यक्ष भी हो जाते हैं, ठीक है। और एक होते हैं विपक्ष के नेता। और उपधारा 3, ये जो उपधारा 3 कौन सी है पता है आपको क्या, जो 55 है इसकी उपधारा 3 है। तो ये भी आपको याद रखनी है कि धारा 55 की उपधारा 3 के तहत है ना, वो गठित समितियों के अध्यक्ष क्या होते हैं, इसके सदस्य होते हैं, ठीक है, गठित समितियों के सदस्य होते हैं। अब धारा जो है इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन मेंबर होते हैं। नगर पालिका बोर्ड है तो उसके अंदर 5 सदस्य मेंबर होते हैं, ठीक है। नगर परिषद है तो उसके अंदर 7 अतिरिक्त सदस्य होते हैं, जिसमें 2 महिला अनिवार्य है, 2 वुमेन्स है जो अनिवार्य है। और नगर निगम के अंदर 7 सदस्य होते हैं, जिसमें भी 2 महिला क्या है, अनिवार्य है। ये इसके अलावा सीएमओ होता है, वो इसका क्या होता है, पदेन सचिव होता है। तो ये अपनी जो है पूरी की पूरी कार्यपालिका समिति है। अब मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि ये अपनी एक कार्यपालक समिति है। आप इसकी तरफ देखिए, जो मैं लिख रहा हूँ ना उसको तरफ देखिए। कार्यपालक समिति होगी, प्रत्येक नगर पालिका के अंदर होगी। इसके अंदर मेंबर कौन कौन होंगे, इसके अंदर मेंबर होंगे, एक तो नगर पालिका का अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है, जो मेन पोस्ट है अध्यक्ष की नगर पालिका की। एक नगर पालिका का उपाध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है, नगर पालिका का उपाध्यक्ष हो गया। एक नगर पालिका के अंदर विपक्ष का नेता हो गया, ये भी हो जाएगा, विपक्ष नेता हो गया, ठीक है भाई। और बताइए, धारा 55 की उपधारा 3 के तहत जो 7 समितियां गठित की जाती है ना, ठीक है, उनके समितियों के अध्यक्ष 20 के सदस्य होंगे। इसके अलावा अगर आप नगरपालिका बोर्ड के अंदर गठित कर रहे हो तो 5 सदस्य होंगे, जिनमें महिलाओं का कोई प्रावधान नहीं है, ये भी आपको याद रखनी है। और अगर नगर निगम और नगर परिषद के अंदर कर रहे हो तो इसके अंदर 7 अतिरिक्त मेंबर हो जाएंगे, जिनमें 2 महिला का प्रावधान है। इसमें भी 2 महिला का प्रावधान है और इसमें भी 2 महिला का प्रावधान है, ठीक है। इस समिति का पदेन सचिव होता है, वो होता है सीएमओ। अपन इसके पदेन सचिव होंगे, ठीक है, जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी होंगे, मतलब अपन ही होंगे, तो अपन इसके क्या हो जाएंगे, पदेन सचिव हो जाएंगे। मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो इसके क्या हो जाएंगे, पदेन सचिव हो जाएंगे। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो आई होप ये आपको जो है क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, जिससे कि मेरे को क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए अलग अलग क्लासेस भी लेके आऊँगा। फिर रूल नंबर पढ़ते हैं अपन 3। रूल नंबर 2 अपना कंप्लीट हो चुका है। रूल नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ परिभाषाएं थी। रूल नंबर 1 के अंदर क्या था, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ कब होता है, 23 दिसंबर 2009 को ये प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। फिर रूल नंबर 3 क्या बोलता है, रूल नंबर 3 बोलता है कि समितियों का गठन कब किया जाएगा। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, जो है समितियों का गठन, रूल नंबर 3 है वो समितियों के गठन के बारे में बताता है। समितियों का गठन कब किया जाएगा, तो ये देखिए कि नगरपालिका की सामान्य या साधारण बैठक में समितियों का गठन किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि असत्य कथन की पहचान कीजिए, असत्य कथन की जो है पहचान कीजिए। मान लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया, असत्य कथन की पहचान कीजिए, और यहाँ पर ऑप्शन दे दिया कि नगरपालिका की जो है 2 महीने के अंदर एक न्यूनतम बैठक होनी चाहिए, बात सही है। दूसरा क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट ये दे दिया कि नगरपालिका की जो समितियों का गठन है वो विशेष बैठक में किया जाता है, ठीक है, नगरपालिका की समितियों का गठन विशेष बैठक में किया जाता है। और यहाँ से आंसर बना दिए कि कथन 1 सही है या 2 सही है, कथन 2 सही है या 1 सही है, 1 2 दोनों गलत है। इस प्रकार के क्वेश्चन में ये जो है आपको पजल कर सकता है। तो ध्यान रखना है, साधारण बैठक के अंदर जो है, सिंपल बैठक के अंदर ही समितियों का गठन किया जाएगा, विशेष बैठक के अंदर गठन जो है नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि विशेष बैठक बुला लेते हैं और समितियों का गठन करते हैं। फिर मैं आपको इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, जैसे कि 90 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा। जैसे ही नगरपालिका गठित हो जाती है, 90 दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर जो है इन समितियों का गठन करना क्या है, अनिवार्य है। अगर 90 दिन के अंदर गठन नहीं करती है तो राज्य सरकार गठित कर देगी, ठीक है। ये बात भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे नियम नंबर 4 के अंदर। ये नियम नंबर 4 है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे जो है अपना क्या होने वाला है, क्वेश्चन आने वाला है अपने एग्जाम के अंदर। अगर राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कर्तव्य नियम 2009 से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो नियम नंबर 4 से आएगा, ये मेरी गारंटी है। नियम नंबर 4 क्या बोलता है, नियम नंबर 4 ये बोलता है कि समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य ये दिए गए, इसमें किस किस समितियों के दिए गए हैं, किस किस समितियों के कर्तव्य दिए गए हैं, किस किस समितियों के कार्य दिए गए हैं, किस किस समिति की शक्तियां दी गई है, ये नियम नंबर 4 के अंदर बताया गया है। तो 4 के अंदर है शक्तियां, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे कार्यपालक समिति क्या क्या कार्य करती है। कार्यपालक समिति अभी मैं आपको बता के आया हूँ
कार्यपालक समिति कौन सी होगी? जिसके अंदर नगर पालिका के अध्यक्ष क्या होंगे? मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, उपधारा 55 की उपधारा 3 के तहत गठित सदस्य होंगे, 5 7 7 होंगे, और कौन सा होगा? सीएमओ क्या होगा? पदेन सचिव होगा। तो ये वही कार्यपालक समिति है, ठीक है। कार्यपालक समिति क्या काम करती है? ये कार्य करती है बोर्ड के जो भी कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित जो भी मामले होते हैं वो कौन करती है? ये कार्यपालक समिति करती है। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। तो कार्यपालक समिति की जो भी शक्तियां होती है मेन वो होती है कि बोर्ड के कर्मचारियों की नियुक्ति करती है और उनके विरुद्ध अनुशासनिक जो भी कार्यवाही करती है वो कौन करती है? कार्यपालक समिति करती है। तो ये अपना इसका जो है पहला काम हो गया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अपने एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि बोर्ड के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कौन सी समिति द्वारा की जाती है? तो ये कार्यपालक समिति, वित्त समिति, जो अपराध प्रशमन समझौता, नियम समिति। अगर यहाँ पर अपराध प्रशमन समझौता ऑप्शन में होगा तो आप जो है 100% उसी को क्लिक करके आओगे, लेकिन ये अनुशासनिक कार्यवाही जो है ये कार्यपालक समिति द्वारा ही की जाती है, ठीक है। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। उसके अलावा फिर रहता है अधिनियम की धारा जो है, अधिनियम की धारा 71। अब मैं आपको ये बताऊंगा, यहीं पे बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, ठीक है। अधिनियम की धारा 71 और अधिनियम की धारा 73, ठीक है। अधिनियम की धारा 74, 106, 118, 152 से लेकर 156 तक, 173 से लेकर 176 तक, 198 से लेकर 199 तक, 240, 241, 255, 257, 274, 285, 334 और 335 के अधीन जो भी शक्तियां हैं वो सभी कौन करेगी? कार्यपालक समिति जो है काम करेगी। अब आपके यहाँ पर होने वाली है जो है क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, थोड़ा मामला ऊपर नीचे होने वाला है। क्यों होने वाला है कि इन धाराओं को याद करें या इन धाराओं के मैटर को याद करें? तो देखिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, जैसे धारा 18 के अंदर क्या है, धारा 118 के अंदर क्या है? रजिस्ट्रों में नाम को प्रतिस्थापित करना है ना। अगर आपके याद आ रहा हो तो, अगर आपने एक्ट पढ़ा हो तो रजिस्ट्रों में जो नाम को प्रतिस्थापित करना, आपसे यही पूछा जाएगा कि रजिस्ट्रों में नाम के प्रतिस्थापन करने से संबंधित जो सलाह देती है, जो कार्य करता है, वो कौन सी समिति करेगी? तो वो कार्यपालक समिति करेगी, ठीक है। जैसे कि आपको दे दिया धारा 240 के अंदर क्या है? मकानों का संख्याकन करना है। मकान है उनका क्या करना है? संख्या, 1 नंबर मकान, 2 नंबर मकान है, तो मकानों का जो भी संख्याकन करना किस समिति का काम है? तो ये कार्यपालक समिति का काम है। इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। आपको समझ में आ गया हो? अब मैं आपको ये कंप्लीट जो है धाराएं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि धारा 71 है, तो धारा 71 के अंदर क्या दिया गया है? धारा 71 के अंदर दिया गया कतिपय भूमियों का आवंटन, ठीक है। कतिपय जो भूमिया उसका आवंटन दिया गया है धारा 71 के अंदर। कैसे याद रखोगे, ठीक है, कैसे याद रखोगे इस चीज़ को? 71 एक जो है, एक क्या है? एक भूमि का क्या करना है? आवंटन करना है। अगर एक बार अपन को आवंटित हो जाए ना कोई चीज़, ठीक है, तो फिर तो अपन उसको छोड़ेंगे ही नहीं। तो एक आवंटन है, यानी कतिपय भूमियों का क्या दिया गया है? आवंटन दिया गया धारा 71 के अंदर, ठीक है जी। तो धारा 71 के अंदर क्या दिया गया? कतिपय भूमियों का आवंटन दिया गया है। फिर आती है धारा 73। धारा 73 के अंदर क्या दिया गया? संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध कौन सी समिति द्वारा की जाती है? तो कार्यपालक समिति। अब 73 को कैसे याद रखोगे? तो 7(3) ऐसा लिखा रखा है और इसके अंदर 3 आ रहा है, तो इससे 3 के आप अंतरण बना दो, तो संविदा जो भी है उसके संबंध में अंतरण आ जाएगा। तो संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में जो भी उपबंध कौन करती है? वो करती है कौन सी समिति? कार्यपालक समिति। तो धारा 71 और धारा 73 आई होप याद हो गया होगा। धारा 71 के अंदर है कतिपय भूमियों का आवंटन और धारा 73 के अंदर है संपत्तियों का अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध है, वो धारा 73 जो है वो करती है। फिर आता है धारा 74 के अंदर। धारा 74 के अंदर क्या दिया गया है? वो दिया गया है नगरपालिका संपत्ति की तालिका एवं मानचित्र। धारा 74 के अंदर है नगरपालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो? तो इसको आप जो है 74 से याद रख सकते हो। 74 के अंदर क्या दिया गया है? 4, यानी इसके अंदर 4 जो है हमें क्या बनाने हैं? मानचित्र बनाने। 4 अपने पास क्या होने चाहिए? मानचित्र होने चाहिए। वो मानचित्र अपन 1 वर्ष के भीतर जैसे नगरपालिका जो है बनी थी उसके 1 वर्ष के भीतर निदेशक स्थानीय निकाय को क्या भेजी जाएगी? उसकी एक प्रति भेजी जाएगी। निदेशक कौन से निकाय के? स्थानीय निकाय के निदेशक को क्या भेजी जाएगी? एक प्रति भेजी जाएगी। तो ये बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है, ठीक है। तो धारा 74 के अंदर क्या दिया गया है? धारा 74 के अंदर दिया गया नगरपालिका संपत्ति की तालिका में मानचित्र दिया गया है। ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। उसके साथ में क्या होता है? धारा 106 के अंदर क्या दिया गया है? विकास कर उद्गृहित करने की शक्ति। जो विकास कर है ना उसको उद्गृहित करने की शक्ति भी किसके पास है? तो विकास कर जो है के 6, यहाँ पर 6 वाला मैंने आपको बहुत बार याद करवा दिया है। 106 यानी के 6 विकास के डंगो 6 हो रहे 6। तो विकास बढ़िया हो रहे हैं या नहीं हो रहे? तो विकास जो है विकास कर है उसको उद्गृहित करने की शक्ति भी किसके पास में है? तो वो भी ये जो है समिति है, कार्यपालक समिति है, उसके पास में है, ठीक है।
उसके बाद में क्या दिया गया है, धारा 118, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। अंतरण होने पर नगरपालिका रजिस्टर में प्रतिस्थापन, जैसे कि मान लीजिए 115 के अंदर क्या दिया गया है, 115 113 के अंदर मैं आपको ब्लफ में याद करवाता हूँ, 113 के अंदर कर निर्धारकों की नियुक्ति दी गई है। 114 के अंदर ये है कि अगर आप कोई झूठ नहीं बोलेंगे कर के बारे में, कि जो भी आपसे पूछा जाएगा वो बताना पड़ेगा। 115 के अंदर अगर आप झूठ बोलते हो तो कुछ ना कुछ वहाँ पर जुर्माना वाला दिया गया है। 116 के अंदर हक अंतरण के बारे में है, और 117 के अंदर है कि हक अंतरण की जो भी सूचना है वो प्रथम अनुसूची या फिर द्वितीय अनुसूची या फिर तृतीय अनुसूची के अंदर दी जाएगी। और 118 के अंदर क्या दिया गया है, 118 के अंदर नाम का प्रतिस्थापन दिया गया है, ठीक है। तो ये सेम टू सेम उसी प्रकार से बात है। 118 के अंदर अंतरण होने पर नगरपालिका रजिस्टर में प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, ठीक है। 18 साल के हो गए जैसे भी, और वैसे ही आपका क्या कर दिया जाएगा, एक अलग से रजिस्टर बना दिया जाएगा, अलग से जॉब कार्ड बना दिया जाएगा, अलग से क्या बना दिया जाएगा, एक राशन कार्ड बना दिया जाएगा। तो ये 18 साल वाला आप ऐसे याद रख सकते हो, अंतरण के बारे में याद रख सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद में 152 जो कि अपने सिलेबस के अंदर नहीं लगती है, क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर जो 11 नंबर चैप्टर है 159 से लेकर 197 तक, ठीक है, नागरिक सर्वेक्षण वाला, लेकिन ये अपने सिलेबस के अंदर नहीं लगती है, तो इसलिए इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। वाणिज्यिक परियोजनाएं एवं उनसे प्राप्तियाँ, अब जो अपना एक रूल आता है, रूल नंबर 86 है, ठीक है, अधिशेष धन का विनिधान, ठीक है। अधिशेष धन का विनिधान, उसमें बोला गया है कि वाणिज्य परियोजना के अंदर एक तो नगरपालिका की परियोजना आ जाती है, लघु बाजार की जो परियोजना आती है वो परियोजना होती है, उनका अधिशेष धन जो है विनिधान जो है नहीं किया जाएगा। तो ये धारा 152 के अंदर दिए गए वाणिज्यिक परियोजनाएं एवं उनसे प्राप्तियां दी गई है, वाणिज्य परियोजनाएं एवं उनसे जो क्या दी गई है, प्राप्तियां दी गई है। ये आपको क्या रखनी है, धारा 152 के अंदर याद रखनी है। फिर धारा आती है 153। धारा 153 के अंदर क्या दिया गया है कि नगरपालिका या किसी अन्य अभिकरण द्वारा परियोजना का जिम्मा लेना, ठीक है। नगरपालिका या फिर किसी अन्य अभिकरण, कोई अन्य इंस्टीट्यूशन है, कोई अन्य संस्थान है, उसके द्वारा क्या लेना, परियोजना का जिम्मा लेना, कि भाई हम काम कर देंगे आपको, ठीक है। 155 यही बताती है, 153 यही बताती है कि नगरपालिका या तो खुद ले ले या फिर कोई अन्य जो भी संस्थान ये बोल दे कि हम आपका जो है कार्य कर देंगे। अगर नगरपालिका करवा रही है या राज्य सरकार कोई काम करवा रही है तो उनका जिम्मा लेना, जिम्मेदारी लेना है, वो धारा 153 के अंदर दी गई है। धारा 154 में क्या है, निजी क्षेत्र सहभागिता के प्रकार, निजी क्षेत्र जो है पब्लिक पार्टनरशिप है, पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है, उसकी भागीदारी के प्रकार क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या है, ये धारा 154 के अंदर दिया गया है। धारा 155 के अंदर क्या दिया गया है, नगरपालिका या फिर अन्य अभिकरण के समुनिदेशित कर्तव्य दिए गए हैं। नगरपालिका या फिर अन्य अभिकरण के समुनिदेशित जो भी करते हैं ना, वो धारा 155 के अंदर दिए गए हैं। फिर आती है धारा 156। धारा 156 के अंदर नगर विकास योजना है, ठीक है। धारा 156 के अंदर क्या है, नगर विकास योजना दी गई है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। धारा 173 के अंदर दिया गया परियोजना और स्कीमों को बनाया जाना और विषय वस्तु, परियोजना और स्कीमों को बनाया जाना और विषय वस्तु आ जाते हैं धारा 173 के अंदर, ठीक है। 172 के अंदर क्या है, उपगत व्यय की वसूली किस प्रकार से की जाएगी। 171 के अंदर कतिपय भूमियों का क्या दिया गया है, जो है भूखंडों का परिवर्तन दिया गया है, ठीक है। कुछ प्रकार की ऐसी भूमि है या जिनका पुनर्गठन करना है वो दिया गया है। 170 के अंदर अपराधिकृत अस्थायी विकास को हटाया जाना दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। धारा 174 के अंदर है परियोजना या स्कीमों की तैयारी दी गई है, कि परियोजना और जो स्कीम है उसकी तैयारी जो है किस प्रकार से की जाएगी, ये धारा 174 के अंदर दी गई है। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। फिर इसके अलावा क्या पढ़ते हैं अपन, जो है आगे जो धारा आ जाती है, धारा 175 के अंदर पुनर्विकास योजना दी गई है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, बोर भी हो सकते हो, लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा भाई। बात है सीधी सी, अगर आपको एग्जाम के अंदर फुल में से फुल मार्क्स गेट करने हैं, पार्ट बी के अंदर जो 3 रूल है ये 10 नंबर के आने वाले हैं, और इसमें इसी हिसाब से पूछा जाएगा। जैसे अभी पूछा जाएगा कि पुनर्विकास स्कीम किस समिति की सिफारिश पर तैयार की जाती है, या पुनर्विकास स्कीम है ये कौन तैयार कराता है, तो ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी करती है, कार्यपालक समिति करती है, ये कौन करती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, और ये आपको याद रखने ही पड़ेगा, उसमें जो है कोई इलाज वाली बात नहीं है, ठीक है। तो धारा 175 के अंदर पुनर्विकास योजना है, ठीक है, वो दी गई है। धारा 176 के अंदर परियोजना और स्कीमों को अनुमोदन के लिए नगरपालिका को प्रस्तुत करना है, ठीक है। ये कौन करेगा, ये सीएमओ करेगा। धारा 198 के अंदर है सुख सुविधाओं के रखरखाव का उत्तरदायित्व लेना, कि नगरपालिका जो भी सुख सुविधाएं हैं उसके रखरखाव का उत्तरदायित्व जो है ये ले लेगी। और धारा 199 के अंदर क्या दिया गया है, विकसित कॉलोनियों को सौंपा जाना या फिर ग्रहण करना। तो विकसित जो भी कॉलोनी है उसका सौंपना या फिर ग्रहण करना। ये जो भी नोट्स है वो मैंने पेड कोर्सेज के अंदर अवेलेबल करवा दिए हैं। अगर आपको भी पेड के अंदर इनरोल होना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पर आप मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। धारा 240 के अंदर है मार्गों का जो है नाम रखना या मकानों का संख्याकन करना, वो धारा 240 के अंदर है, ठीक है। धारा 240 के अंदर क्या है, मार्गों का संख्याकन है और मकानों का, कहाँ गया, ठीक है, ये रहे। तो धारा 240 के अंदर मार्गों का नाम रखना है और मकानों का संख्याकन जो ये दिया गया है। धारा 255 के अंदर अग्नि की रोकथाम के लिए व्यवस्था करना। जैसे 5 आता है ना, 5 तो अपनी 500 उंगलियों को मेरे सामने से फोन की स्क्रीन के सामने से याद करके देखो। तो जैसे अपने क्या होता था, जो ये देखा होगा आपने, रामायण कृष्ण लीला देखी होगी, इसके अंदर
जैसे रामायण कृष्ण लीला के अंदर होते थे ना, ऐसे कि ऐसे वो अग्नि स्तर चलते थे, हाथ से जला देते थे, हाथ से जो है अग्नि को बुझा देते थे, तो वही वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 255 के अंदर अग्नि की रोकथाम के लिए व्यवस्था करना है। ठीक है, और 256 के अंदर अग्निशमन दल की स्थापना है और उसका रख रखाव करना है, ये नगर पालिका कर सकती है। नगरी जो है अग्नि के लिए जो है अग्निशमन दल की स्थापना कर सकती है, उसके रख रखाव कर सकती है, उसके लिए कोई यान है उसको खरीद सकती है, वो विशेष ट्रेनिंग दे सकती है, तो ये उसके नगर पालिका की बात है। ठीक है, धारा 257 के अंदर क्या दिए गए, धारा 257 के अंदर दी गई है शक्तियाँ, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। धारा 274 क्या बोलती है, अति भीड़ वाले क्षेत्र बताते हैं, और धारा 285 बोलती है वेस्टी को नोटिस देता है। ठीक है, धारा 285 के अंदर जुर्माना भी है, अगर आपको याद है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। धारा 275 के अंदर क्या दिया गया है, 85 के अंदर वेस्टी को नोटिस दिया गया है। धारा 334 के अंदर कर्मचारी की संख्या का अवधारण किया जाएगा, और धारा 335 के अंदर अधीनस्थ व लिप के जो उसकी क्या करना है, स्थापना करना है। तो ये अब जाके अपनी जो है कार्यपालक समिति जो है कंप्लीट हुई है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो भी पढ़ाने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कार्यपालक समिति पढ़ते हैं कि कार्यपालक समिति के अंदर इतने इतने मेंबर है। हालांकि क्वेश्चन आने को वहीं पे भी आ सकता है, लेकिन उसके अंदर धाराएं दी गई है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, 71, 73, 76, 108, 118, इस प्रकार से 106, 118, 100 जो है 73, इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा, 174, ये सभी धाराएं याद रखनी है। इसके साथ साथ में इसके काम याद होने चाहिए। धाराएं याद रखनी मुश्किल है, क्योंकि संख्या जो है, जैसे कि संख्या किसको याद करोगे, 173 है या नहीं है, 174 है या नहीं है, ये याद रखना पॉसिबल नहीं है। काम याद करना पॉसिबल है। इसको थोड़ा सा ट्रिक वे में भी देख सकते हो, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आपको पता है वित्त समिति का कोई काम है, या जो फाइनेंस से रिलेटेड काम है, वो जो है कार्यपालक समिति क्यों करेगी, तो इस प्रकार से थोड़ा इस यहाँ पर ट्रिकी वे भी यूज जो है किया जा सकता है, उसमें कोई जो है दो राय वाली बात नहीं है। फिर अपन पढ़ते हैं वित्त समिति की शक्तियाँ। वित्त समिति है वो अधिनियम की जो धारा है 80 से लेकर 96 तक, 98 से लेकर 100 तक, 101, 104, 105, 108, 148 और 150 और 296, इस धाराओं के जो भी काम है ना, वो वित्त समिति द्वारा की जाती है। तो वित्त समिति के द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं, तो अधिनियम की धारा 80 से लेकर 96 तक। अब 80 से लेकर 96 तक कौन कौन से हैं, ये आपको पता है क्या? ठीक है, क्योंकि धारा 76 से लेकर अपने सिलेबस में 89 तक, ठीक है, नगर पालिका जो है संपत्ति है। धारा 76 के अंदर वित्त आयोग है। ठीक है, धारा 77 के अंदर क्या है, ये आप मेरे को बताओगे। धारा 78 के अंदर सहायता है, 19 के अंदर नगर पालिका निधि है, 80 के अंदर निधि का उपयोग है, 81 के अंदर क्या दिया गया है, ये बताओगे। 82 के अंदर भी है, ये भी मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो नगर पालिकाओं में प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है, बजट और उसमें परिवर्तन पुनर्विनियोग के लिए प्रस्ताव तैयार करना एवं अन्य संबंधी जो भी मामले हैं वो कौन समिति करेगी, वित्त समिति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा करारोपण और उनकी अपील से संबंधित जो भी मामले हैं, करारोपण और उनकी अपील, धारा 121 के अंदर कराधान से संबंधित अपील है ना, आपको पता होगा। धारा जो 121 के अंदर है, जो कि उपनिदेशक को की जाती है, नगर पालिका और नगर परिषद के मामले में, नगर निगम के मामले में किसे किया जाता है, आयुक्त को की जाती है। ठीक है, तो धारा 121 के अंदर कराधान से संबंधित मामले वही है। करों की वसूली के संबंध में जो भी उपबंध है वो भी कौन करती है, तो ये वित्त समिति द्वारा की जाती है। मैंने आप फिर जो अपने सिलेबस के अंदर दो धाराएं नहीं है ना, वो सिर्फ वही लिखी है, ताकि जो है रिटर्न फॉर्म में भी कम हो और पढ़ने में भी थोड़ा कम जो लगे। जैसे कि धारा 90 अपने सिलेबस के अंदर वैसे नहीं है, लेकिन ये वित्त समिति का जो काम है वो धारा 90 वाला काम है, वो वित्त समिति करती है। वित्त समिति 90 के अंदर लेखाओं का संधारण है, अकाउंट्स का मेंटेन है, उसके द्वारा किया जाता है। धारा 91 के अंदर लेखा निर्देशिका तैयार वित्त समिति के द्वारा की जाती है। धारा 92 के अंदर वित्तीय विवरण एवं तुलन पत्र, ये तुलन पत्र की परिभाषा पूछी जा सकती है आपके। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद है लेखा संप्रेक्षक को प्रस्तुत, धारा 93 के अंदर लेखा संप्रेक्षक को प्रस्तुत, तो धारा 93 के अंदर लेखा संप्रेक्षक को प्रस्तुत है। धारा 94 के अंदर लेखाओं की संप्रेक्षा है। धारा 95 के अंदर लेखाओं को अनपी के समकक्ष रखना है, नगर पालिका के समकक्ष रखना है। धारा 96 के अंदर लेखा परीक्षक को प्रस्तुत करना है। धारा 98 के अंदर विशेष संप्रेक्षा है, और धारा 99 के अंदर आंतरिक लेखा परीक्षा है, और धारा 100 के अंदर वार्षिक जो है प्रशासनिक रिपोर्ट जो है दी गई है। ठीक है, ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ये इतनी चीज़ें आपको जो है याद रखनी है, किसके बारे में, वित्त समिति के बारे में। इसके अलावा भी वित्त समिति के बारे में कुछ है क्या, जी बिल्कुल है। वित्त समिति के अलावा इसमें धारा 148 के तहत जो है निक्षेप निधि में जमा रकम, धारा 148 के अंदर अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि निक्षेप निधि में जमा रकम है, उसके बारे में कोई भी उपबंध करता है वो कौन करता है। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हैं, कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि रकम की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है वित्त समिति होगी। लेकिन वहाँ पर जो मैंने बताया था ना अनुशासनिक कार्यवाही वाला, वहाँ पर अपन जो है कॉमन सेंस नहीं लगा पाएंगे अच्छे से, तो ये आपको याद रखना है। धारा 150 के अंदर है वार्षिक विवरण, तो वार्षिक विवरण तो वित्त समिति तैयार करेगी। और धारा 296 के अंदर क्या दिया गया है, धारा 296 के अंदर खर्चे व्यय कैसे अवधारित किए जाएं और कैसे वसूल किए जाएं, इसके बारे में जो उपबंध करती है वो कौन करती है, वो करती है वित्त समिति करती है। ठीक है,
ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके अलावा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के अंदर कौन सा है, जो धारा 200 के अंदर है। अब धारा 200 के अंदर क्या है, नगर पालिका की नालियों पर नियंत्रण है। धारा 201 के अंदर नगर पालिका की नालियां किस प्रकार से बनाई जाएगी। धारा 204 के अंदर क्या है, पृथक पृथक रखी जाएगी। 211, 214, 218, 221, 222, 226 से 235 है, 242, 247 से 251 है, 254 है, 255 है, 257, 71 है, 273 से 283 है। ये सभी धाराओं के जो काम है वो स्वच्छता एवं स्वास्थ्य समिति द्वारा की जाती है। अब बताओ आप, क्या इन धाराओं को याद करना पॉसिबल है क्या। धाराओं को नंबर में याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। धारा का अगर आपको काम याद हो जाए ना तो वही बड़ी बात है। ये काम आप जो है जैसे जैसे धारा याद करोगे ना वैसे वैसे आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हाँ यार ये काम जो है वित्त समिति कर सकती है, ये काम जो है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति कर सकती है। अदरवाइज पहले धाराओं को याद करें फिर इनको याद करो तो ये आपको जो है पजल कर सकता है थोड़ा। फिर आता है कि स्वच्छता हेतु धारा 292 और धारा 293 और धारा 294 के जो भी काम है ना वो भी किए जाते हैं स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति द्वारा। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और न्यूसेंस हटाने और उनके अभियोजन से संबंधित जो भी काम किए जाते हैं वो भी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति द्वारा ही किए जाते हैं। इसके अलावा भवन अनुज्ञा संक्रम समिति, देखो ये रूल ऐसा है जिसको आप अगर अभी तक तो पढ़ रहे हो ना तो बोर हो गए होंगे, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये अपने एग्जाम के अंदर 3 नंबर देखे जाएगा, कम से कम 3 या 4 सवाल इससे आने वाले हैं। ठीक है, तो 3 या 4 सवाल फ्री फंड के तो देंगे नहीं कोई भी, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति है, धारा 75 के अंदर है। ठीक है, धारा 152 है, धारा 153, धारा 167 अपराधिकृत अस्थायी विकास को हटाया जाना, धारा 172 ठीक है उपगत व्यय की वसूली, धारा 165 से 172 तक आई है। ठीक है, 167 से 72, 177 से 197, 219, 220, 236, 239, 243 से 246, 253, 252, 287 से लेकर 290 ये सभी काम किसके द्वारा की जाती है, भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति के द्वारा किए जाते हैं। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है जी, भवन निर्माण व अन्य संक्रम के लिए, संक्रम यानी वर्क के लिए, ठीक है, अन्य संक्रम के लिए अनुज्ञा देने के प्रयोजनार्थ धारा 292, धारा 293, धारा 294 के अधीन जो भी शक्तियां है ना उसका यूज भी किसके द्वारा किया जाएगा, इसी के द्वारा जो है किया जाने वाला है। ये धारा जो है भवन अनुज्ञा एवं संक्रम समिति की जो है अपना काम जो है हो जाता है। उसके बाद में कच्ची बस्ती सुधार समिति आ जाती है। कच्ची बस्ती सुधार समिति के अंदर क्या करती है, कच्ची बस्ती सुधार समिति की एक तो ये गंदी बस्ती के विकास एवं पुनर्विकास को योजना है उसको रोकती है। ठीक है, एक जो न्यायालय संबंधी जो भी वाद अब जो है न्यायालय संबंधी वाद करना है, नियमों और उपविधियों का प्रारूप तैयार करना, ये भी कच्ची बस्ती सुधार समिति करती है। फिर आती है नियम और उपनियम जो भी समिति आ जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट है, आपसे इसके अंदर 3 ही धाराएं आपसे पूछी जा सकती है कि निम्न में से किस धारा का काम जो है नियम या उपनियम समिति द्वारा किया जाता है या फिर नहीं किया जाता। तो धारा 330, धारा 303 क्या है, 303 के अंदर वाद द्वारा निकल सकती है। धारा 304 के अंदर नगर पालिका की जो भी अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, अधिकारी है, कर्मचारी के विरुद्ध वाद लाने की सकती है। धारा 305 के अंदर क्या है, तो धारा 305 के अंदर न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन किया गया है। धारा 339 और धारा 341 के अधीन जो भी शक्तियां का यूज किया जाता है वो नियम एवं उपनियम समिति द्वारा किया जाता है। तो नियम और उपनियम जो भी समिति है उसकी क्या क्या शक्तियां होंगी ये बात इसमें दी गई है। ठीक है, धारा 339 के अंदर नगर पालिका नियम बनाने की सकती है और धारा 341 के अंदर क्या है, नियम में उपविधियों को मुद्रित करना व विक्रय करना जो है वो धारा 341 के अंदर है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि नियम में उपविधियों को मुद्रित या फिर विक्रय करना जो है ये किस समिति के द्वारा जो है किया जाता है, तो ये नियम और उपनियम समिति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में चलते हैं अपन, ठीक है, आगे मैं एक बार ये रूल कंप्लीट करवा देता हूँ, फिर जो है थोड़ा अपन जो है 2-3 मिनट का क्या कर लेंगे, रेस्ट कर लेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बीच में बेक जो है समझा भी दूंगा। ठीक है, अपराध प्रशमन एवं समझौता समिति, ये अपनी लास्ट समिति आ जाती है यहाँ पर। अपराध प्रशमन एवं समझौता समिति की जो काम करती है वो धारा 296 व धारा 306 से जो भी रिलेटेड वर्क है ना वो किए जाते हैं। इसका मतलब ये है रिलेटेड वर्क है। ठीक है, अगर पेड कोर्सेज के अंदर किसी को समझ में नहीं आया ना नाम ये, तो ये रिलेटेड है। ठीक है, रिलेटेड नाम है, आपको ध्यान रखना है। तो ये रिलेटेड नाम है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो अपराध प्रशमन एवं समझौता जो भी समिति है ना वो धारा 296 से लेकर 306 तक के जो भी काम करते हैं। 296 के अंदर क्या है, अपार्टमेंट व कॉम्प्लेक्स का रख रखा हुआ क्या, जो 4x4 के एक बोर्ड पे लगाए जाएंगे वही है। ठीक है, 297 के अंदर आपको पता ही है। अन्य समितियां ऐसे कार्य करेगी जो नगर पालिका द्वारा समनुदेशित की जाए। अन्य समितियां कौन सी, जो 4, 6, 8 नगर पालिका बोर्ड, नगर निगम, नगर परिषद। ठीक है, तो अन्य समितियां ऐसे कार्य करेगी जो नगर पालिका द्वारा समुनिदेशित डिलीगेशन किया जाए, परंतु राज्य सरकार किसी समिति को अतिरिक्त कार्यभार भी दे सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राज्य सरकार किसी समिति को अतिरिक्त कार्य भी दे सकती है।
जो है नियम नंबर 5 का मैं आपको बता चुका हूँ, निरसन कर दिया गया है 2011 के अंदर, 13 जनवरी 2011 को कर दिया गया है। और नियम नंबर 6 क्या बोलती है कि राजस्थान नगर पालिका समितियों का गठन नियम 1996 में क्या किए जाते हैं, निरसित किए जाते हैं। और यहाँ पर जो है अपना रोल नंबर जो है 1 है जो कंप्लीट हो जाता है। तो बोलो करणी माता की जय। एक रूल और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपन तेजाजी महाराज का जयकारा लगाएंगे। तो ये अपना जो रूल है कंप्लीट हो जाता है अपना कौन सा, राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां कर्तव्य करते नियम 2009 जो है कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको एक बार जो है फटाफट 2 मिनट के अंदर इसका जो है कंप्लीट रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये आता है कि राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां कर्तव्य नियम 2009 है, ये राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, धारा 55 है, धारा 55, धारा 61 और धारा 337 का यूज करके इसे बनाया गया है। ये नियम लागू कब हुआ था, तो ये 13/12/2009 को ये लागू हो गए थे। वर्तमान में इसके अंदर केवल और केवल 5 ही रूल है, पहले 6 रूल थे। ये 5वां जो है 13 जनवरी 2001 को क्या हो गया, निरसन हो गया है। धारा 2 के अंदर कुछ परिभाषाएं दी गई है, धारा 2 के अंदर कुछ परिभाषाएं दी गई है। परिभाषा में आपको क्या दिया गया है पता है आपको, परिभाषा में एक परिभाषा दी गई है कि धारा का मतलब धारा समझा जाएगा, ठीक है। धारा का मतलब धारा समझा जाएगा, समिति का मतलब जो धारा 55 के अंदर गठित समिति है वो समझी जाएगी, और जो अधिनियम का मतलब जो है नगरपालिका अधिनियम 2009 समझा जाएंगे। धारा 3 ये बोलती है कि इन समितियों का गठन है वो सीधी जो कहाँ पर किया जाएगा, धारा 3 के अंदर ये गए इन समितियों का जो भी गठन है वो साधारण बैठक में किया जाएगा। धारा 4 के अंदर कुछ समितियां दी गई है जिसके अंदर कार्यपालक समिति आ जाती है। कार्यपालक समिति के अंदर क्या क्या होते हैं, तो इसके अंदर नगरपालिका के अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं। इसके अंदर जो है जो धारा 55 की उपधारा 3 के तहत गठित समितियों के अध्यक्ष होते हैं। इसके अंदर 5 मेंबर अगर ये नगर पालिका के अंदर है तो नगर परिषद के अंदर है तो 7 मेंबर जिसमें 2 महिलाएं, नगर पालिका अगर नगर निगम के अंदर है तो 7 मेंबर जिसके अंदर 2 महिलाएं हो जाती है। इसके अलावा इसमें भवन अनुज्ञा संक्रम समिति होती है, स्वास्थ्य स्वच्छता समिति होती है। स्वास्थ्य स्वच्छता समिति जो कि 50 वार्ड पर क्या होती है, 1 होती है, 51 से 75 वार्ड पर 2 होती है, 75 से अधिक वार्ड पर 3 होती है। उसके अलावा इसके अंदर जो नियम उपनियम समिति आ जाती है जिसके अंदर धारा 303, धारा 339 और धारा 341 के काम किए जाते हैं। इसके साथ में इसके अलावा जो है जो रोशनी समिति आ जाती है, महिला बाल विकास जो है समिति वो भी आ जाती है। और नियम नंबर जो 6 दिए गए हैं वो नियम नंबर 5 तो रद्द कर दिया गया, और नियम नंबर 6 है वो क्या दिया गया है, निरसन और व्यावर्तियों से संबंधित है। निरसन और व्यावर्तियां किसका है, जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो है 1996 है उसका निरसन और व्यावर्तियों से संबंधित जो ये नियम आ जाते हैं। तो ये इस प्रकार से अपना जो है रूल है ये 1 नंबर जो है कंप्लीट हो जाता है। अब अपन जो है पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान नगर पालिका समान करे अनुबंध नियम 1974, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है और इसमें टाइम भी लगने वाला है कम से कम 1.3 और यानी 1 घंटा 30 मिनट इसके अंदर लगेंगे। उसके बाद में अपन बोलेंगे तेजा जी का जयकारा, ठीक है। तो ये अभी जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जो भी स्टूडेंट पेड कोर्सेज के अंदर जो है इनरोल होना चाहते हैं अभी भी वो पेड कोर्सेज के अंदर इनरोल हो सकते हैं। PDF मैं सिर्फ और सिर्फ पेड वालों को ही दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अब अपन नेक्स्ट जो है रूल उसकी तरफ डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ जी, शुरू करते हैं अपन राजस्थान नगरपालिका सामान करे अनुबंध नियम। एक नियम जो है अपन कंप्लीट कर चुके हैं, और ये जो है रूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे कि अपना जो पेड मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जो पेड मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है उसकी जो है आप ज्वाइन कर सकते, ठीक है। जो मेंटरशिप चल रहा है उसको आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पेड मेंटरशिप है, 2999 इसकी फीस है। और जो बाकी क्लासेज होगी ना वो टेलीग्राम पे ही होगी, ठीक है। टेलीग्राम जो ग्रुप है उसी में होगी, उसी में मैं आपको डाल दूंगा। जो क्लासेज है रिवीजन क्लासेज होगी तो डाल दूंगा। यूट्यूब पे अब जो है कोई क्लास नहीं आएगी इसके बाद में। और अभी जो है हम अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान नगरपालिका सामान करे अनुबंध नियम 1974। ये रूल पढ़ के आप जो है डिसाइड कर लेना कि आपको जो है ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान नगरपालिका सामान करे अनुबंध नियम 1974 वाला, ठीक है। तो ये है राजस्थान नगरपालिका समान क्रय अनुबंध नियम 1974। आराम से तसल्ली से पढ़ने वाले हैं, अपन को कोई जल्दी नहीं है, ना तो मेरे को कोई जल्दी है और आई होप आपको भी कोई जल्दी नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान नगरपालिका समान क्रय एवं अनुबंध नियम की नगरपालिका जो भी सामान खरीदती है, ठीक है, नगरपालिका के अंदर जो भी काम आते हैं वो काम जो है नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी तो करने से रहे, नगरपालिका किसी न किसी से करवा सकती है। मान लीजिए नगरपालिका के अंदर कोई जो है कुछ चीज़ें का कंस्ट्रक्शन करवाना है, कोई दीवार का निर्माण कराना है, या नगरपालिका के अंदर 100 चेयर चाहिए, नगरपालिका के अंदर कुछ पंखे की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के सामान्य जो काम है वो नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी नहीं करेंगे। नगरपालिका क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी किसी के साथ में, और कॉन्ट्रैक्ट करके जो है कि बोलेगी भैया आप हमें ये सामान जो है ये पहुँचा दो, हम जो है आपको क्या बदले में क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो ये इसी से रिलेटेड जो है ये रूल बनाया गया है। और ये नियम जो है ये जो पहला राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 चलता था ना, कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 है, उसकी धारा 298 हुआ करती थी। और धारा 80 के तहत पठित धारा 297
के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों से बनाया गया है, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बन सकता है कि राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय अनुबंध नियम 1974 को जो शक्तियां प्रदान करती है या शक्तियां जो मिलती है वो किस अधिनियम से मिलती है, तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 के द्वारा ये शक्तियां जो है प्रदान की जाती है। ठीक है, फिर कि ये शक्तियां उस अधिनियम की किस किस धारा से मिली हुई है, तो ये अधिनियम उस नियम की धारा 298, धारा 80 और सह धारा 297 के तहत जो भी धाराएं थी उनका प्रयोग करके ये जो है नियम बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में ये नियम बनाए किसने हैं, तो ये नियम जो है राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, धारा 298, धारा 80 और धारा 297। ठीक है जी। कुल नियम कितने हैं इसके अंदर, तो कुल नियम है 17 बोले तो खतरा, भाई इस नियम के अंदर खतरा ही खतरा है, क्योंकि ये इस नियम की लैंग्वेज इतनी हार्ड है कि ये याद ही नहीं होता। तो लेकिन अपन जो है आज ये कोशिश करेंगे कि इसको मैं आपको एकदम जो है याद करवा दूं, आपको एकदम जो है मतलब आप कभी भूलो ही नहीं, ऐसा इस नियम को याद करवाने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, पहले वाला भी आपको याद हो गया होगा, उसको भी साथ साथ मैं रिविजन करवाता रहूँगा आपसे। धारा 1 है, धारा 1 का नाम क्या है, संक्षिप्त नाम है, और इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो संक्षिप्त नाम क्या है, राजस्थान नगरपालिका जो है समान क्रय अनुबंध नियम 1974, ये इसका क्या है, संक्षिप्त नाम है। तो ये वाला पॉइंट है जो अपना क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। फिर आता है ये प्रारंभ कब होता है। प्रारंभ देखिए, हर अधिनियम के अंदर प्रारंभ कुछ के अंदर ये लिखाया गया है कि राजस्थान जो है राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से, राजपत्र में प्रकाशन के अगले दिन से, राजपत्र में प्रकाशन के 2 दिन बाद। देखिए इसमें लिखा है कि राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 1 माह बाद लागू होगा। जैसे ही ये राजपत्र के अंदर आता है, जैसे ये गजट नोटिफिकेशन के अंदर ये रूल आता है, तो उसके 1 महीने के बाद में, 1 माह के बाद में ये नियम जो है लागू हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात भी अपने समझ में आ गई। तो ये नियम राजपत्र में प्रकाशन कब हुए थे, इसकी कोई डेट है, जी हाँ बिल्कुल है। कब हुई थी, 16 फरवरी 1975 को ये राजपत्र में प्रकाशित हो गए थे। कब हुए थे, 16 फरवरी को, यानी आपको याद रखना है 16/2 को, 16/2/1975 को ये नियम जो है राजपत्र में प्रकाशित हो गए थे। और ये लागू कब हुए थे, तो राजपत्र में प्रकाशन के 1 महीने के बाद में, यानी 17 मार्च जो है, 17 मार्च 1975 को ये क्या हुए थे, रूल जो है लागू हो गए थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मामला है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय अनुबंध नियम कब लागू हुए थे, तो 17 मार्च 1975 को ये लागू हो गए थे। याद रखना 16/2/1975 को लागू नहीं हुए थे, इस दिन राजपत्र में प्रकाशित हुए थे। ठीक है जी। अभी आपको याद आ रहा होगा कि मैंने अभी अभी बता के आया हूँ मैं आपको कि 13/12/2009 को राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कर्त्य नियम 2009 जो है ये लागू हुए थे 13/12 को। और ये लागू कब होते हैं, तो ये लागू होते हैं 17/3/1975 को। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नंबर 2 धारा बताती है परिभाषा की। नियम नंबर 2 क्या बोलता है, परिभाषा बताते हैं। नियम नंबर 2 किससे रिलेटेड है, परिभाषा से रिलेटेड है। परिभाषा के अंदर बोर्ड का मतलब नगर परिषद है। यहाँ पे आप चक्कर खा सकते हो, क्योंकि जो है नगर पालिका अधिनियम 2009 का जो अधिनियम है उसमें जो है बोर्ड के अंदर, नगर पालिका के अंदर तीनों चीज़ें शामिल करता है। और उसमें नगर पालिका को नगर पालिका बोर्ड, जो सबसे छोटा जो है उसको नगर पालिका बोर्ड, फिर उसको नगर परिषद, फिर नगर निगम बताया गया है। लेकिन यहाँ पर बोर्ड का मतलब नगर परिषद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मामला है ये, ध्यान रखना। ठीक है, बोर्ड का मतलब क्या है, नगर परिषद है। देखिए अगर अभी तक आपने क्लासेस लाइक नहीं किए तो क्लासेस लाइक कर दीजिए प्लीज़। तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, मेरी एकदम तबीयत बिल्कुल सही नहीं है अभी फिलहाल तो बोर्ड का मतलब यहाँ पर नगर परिषद है। ठीक है, क्या है, नगर परिषद है। और क्रय अधिकारी या फिर मांगकर्ता अधिकारी का मतलब यहाँ पर क्या है, कार्यपालक है। कार्यपालक है, कार्यपालक है। क्रय अधिकारी या मांगकर्ता का मतलब है कार्यपालक अधिकारी है, जो भी है। ठीक है, नगर पालिका का जो भी कार्यपालक अधिकारी होगा वही इसका क्या माना जाएगा, क्रय अधिकारी या फिर मांगकर्ता अधिकारी जो है माना जाएगा। ठीक है जी, कार्यपालक माना जाएगा। ओके, बात आ गई समझ में। कार्यपालक अधिकारी के अंतर्गत कौन आते हैं, तो नगर परिषद का आयुक्त आता है। ये दोनों धाराएं इससे रिलेटेड है, ये दोनों परिभाषाएं इससे रिलेटेड है कि क्रय अधिकारी या फिर मांगकर्ता अधिकारी से आपका मतलब क्या होगा, कार्यपालक से होगा। और कार्यपालक अधिकारी का मतलब नगर परिषद का आयुक्त होगा, क्योंकि बोर्ड के अंदर अपन किसको शामिल कर रहे हैं, नगर परिषद को शामिल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बोर्ड का मतलब क्या है, नगर परिषद, और यहाँ पर क्या है, नगर परिषद का आयुक्त। और नगर परिषद का आयुक्त वही क्या होगा, कार्यपालक होगा। वही क्या होगा, क्रय अधिकारी होगा। वही क्या होगा, मांगकर्ता अधिकारी होगा। वही क्या होगा, कार्यपालक अधिकारी होगा। तो चारों जो अधिकारी के नाम है वो एक ही है, वो है नगर परिषद का आयुक्त। यानी इस नियम के अंदर जहाँ जहाँ पर भी आपको क्रय अधिकारी मिले, जहाँ जहाँ पर भी आपको मांगकर्ता अधिकारी मिले, जहाँ जहाँ पर भी आपको कार्यपालक अधिकारी मिले, तो उसका मतलब क्या समझना है आपको, नगर परिषद का आयुक्त ही समझना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो अभी ये नियम है वो स्टार्ट होने वाला है बहुत बढ़िया तरीके से, और मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे लेवल से। देखिए नियम नंबर 3 है। नियम नंबर 3 किससे रिलेटेड है, नियम नंबर 3 बोलता है
निविदा द्वारा यानी टेंडर द्वारा सामान की खरीद और कार्य का निष्पादन, दो चीज़ें दी गई है। सबसे पहले दी गई है निविदा, ठीक है जी, किसके द्वारा करवाई जाओगे, निविदा के द्वारा करना है अपन को। क्या करवाना है, शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको जो है पेड कोर्सेज के अंदर अवेलेबल करवा रहा हूँ इनको। तो निविदा द्वारा अपन को दो चीज़ करनी है, एक तो है सामान की खरीद करनी है और एक किसी कार्य का क्या करवाना है अपन को, निष्पादन करवाना है, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा है कि अपन 1 रुपये के सामान के लिए निविदा जारी करें। मान लीजिए मतलब एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए, फॉर एग्जांपल लीजिए आपकी नगर पालिका के अंदर 100 रुपये की कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए निविदा जारी करवाओगे क्या आप, ठीक है। या फिर नगर पालिका के अंदर मान लीजिए आधे दिन का काम करवाना है, मिट्टी डलवानी है कहीं पर, तो उसके लिए आप क्या मतलब ये निविदा जारी करवाओगे क्या, तो ये बिल्कुल बात जो है यूजलेस बात है। सामान और कार्य कोई भी ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर अच्छी खासी जो है पैसे लगने वाले हैं, तो यानी निविदा अपन जारी करेंगे, ठीक है, निविदा क्या करेंगे, जारी करेंगे। लेकिन निविदा जारी करेंगे एक तो सामान के क्रय के लिए और एक करेंगे अपन कार्य के निष्पादन के लिए, मतलब कार्य करने के लिए। लेकिन ये सामान कितने रुपए से अधिक का होना चाहिए तब ये निविदा जारी करेंगे, तो 1,000 रुपये यानी दो 500 के नोट होने चाहिए, ठीक है, अगले वाले व्यक्ति को देने के लिए। 1,000 रुपये से अधिक अगर कोई अपन को काम करवाना है, अपन को कोई सामान लाना है, मतलब सामान लाना है, जैसे कि 2 पंखे लाने हैं या फिर एक पंखा जो है इंडिगो का लाना है, तो 1,000 रुपये का वो सामान हो गया, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगी, निविदा जारी करनी पड़ेगी, बिल्कुल टेंडर जारी करने पड़ेंगे। लेकिन अगर पंखे के सेल लाने हो 100 रुपये के, तो उसके लिए निविदा की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। कार्य निष्पादन के लिए, कार्य जो भी कोई काम है वो 2,000 रुपये से अधिक का काम होगा तो ही निविदा जारी की जाएगी। तो 1,000 और 2,000 वाला मामला आपको ध्यान रखना चाहिए कि नियम नंबर 3 ये बोलता है कि अपन जो भी काम करवाएंगे वो निविदा के द्वारा करवाएंगे। निविदा के द्वारा अपन क्या करेंगे, सामान का क्रय करेंगे और निविदा के द्वारा ही अपन कोई कार्य का क्या करवाएंगे, निष्पादन कराएंगे। तो क्या ऐसा सामान जिसकी जो है रुपये बस 1,000 रुपये से कम है उसको निविदा जारी करेंगे क्या, जी बिल्कुल नहीं करेंगे। 1,000 रुपये से अधिक के सामान के लिए अपन निविदा जारी करेंगे और 2,000 रुपये से अधिक के जो भी काम के लिए अपन क्या करेंगे, निविदा जारी करेंगे। तो ये तो है कार्य और ये है सामान। तो आई होप ये जो रूल नंबर 3 है वो आपको याद हो गया होगा। लेकिन क्या ये अपनी मर्जी से करेगी नगर पालिका, जी बिल्कुल नहीं। नियम नंबर 14 जो कि अपन आगे आएंगे, वहां पर एक अधिकारी है, उस अधिकारी को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोला गया है, सक्षम प्राधिकारी बोला गया है, उसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। पूर्व अनुमोदन के बाद में अपन जो है 1,000 रुपये या 2,000 रुपये का सामान खरीद सकते हैं और 2,000 रुपये का जो है कार्य करवा सकते हैं और 1,000 रुपये का सामान जो है ये खरीद सकते हैं। बोलने में थोड़ा वर्डिंग उधर उधर हो सकती है, वो ध्यान रखना, लिखे हुए पे गौर करना आप, ठीक है ना, मतलब ये भावनाओं को समझना यार, थोड़ी बहुत गलती जो है हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखिए कि उपरोक्त जो भी निविदा है वो नियम 14 में सक्षम अधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की पूर्व अनुमोदन के बाद ही स्वीकृत की जाएगी। ये बात भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मामला है ये, ठीक है जी, ठीक है। तो उपरोक्त जो भी निविदा है, ये निविदा जो है नियम नंबर 14 के अंदर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो सक्षम अधिकारी है, उसकी पूर्व अनुमोदन के बाद ही ये क्या की जाएगी, स्वीकृत की जाएगी। अब देखते हैं नियम नंबर 4 क्या बोलता है। नियम नंबर ये 4 बोलता है कि सामान का क्रय करना है अपन को, सामान के क्रय से संबंधित निविदाएं आमंत्रित करने की समय सीमा क्या होगी, ठीक है, समय सीमा भी अपन को चाहिए ना। तो नियम नंबर 4 बोलता है कि सामान के क्रय से संबंधित जो भी निविदाएं आमंत्रित करने की समय सीमा क्या होगी। तो सामान के क्रय अपन को क्या करना है, सामान का खरीद करना है, ठीक है, सामान की क्या करनी है, खरीद करनी है। उसके लिए कुछ पैसे होंगे, मान लीजिए अपन को जो है 1,00,000 रुपये का सामान खरीदना है, 2,00,000 रुपये का सामान खरीदना है, 3,00,000 रुपये का सामान खरीदना है। तो उसके लिए जो भी निविदा आमंत्रित करेंगे उसके लिए कुछ ना कुछ समय सीमा तो होगी ना। ऐसा थोड़ी है कि 1,00,000 रुपये का सामान अपन को खरीदना है और अपन जो है 2-3 महीने लगा रहे हैं, 5 महीने लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। जो सब काम होंगे वो एक परमानेंट तरीके से होंगे, ठीक है, जो एक बहुत शेड्यूल से होंगे, रूटीन से फॉलो उसको किए जाएंगे। तो जो भी 1,00,000 रुपये है ना, 1,00,000 रुपये का अगर अपन को कोई सामान खरीदना है और उसके लिए जो भी निविदा आमंत्रित की जाएगी उसकी समय सीमा 7 दिन होगी। कितना होगी, 7 दिन होगी। इसको आप वैसे भी याद रख लेना, 7, 10, 15, 30, ठीक है, 7, 10, 15, 30 इसको आप कर लो और 7, 10, 15, 30 को और इधर दिन लगा लो, ठीक है, 7, 10, 15, 30, 7, 10, 15, 30, ठीक है जी। तो एक तरफ तो हो गई 7, 10, 15, 30 हो गई, ठीक है। 1,00,000 रुपये का सामान खरीदने के लिए आप 7 दिन के लिए, 1 से 10,00,000 रुपये का सामान खरीदने के लिए 10 दिन के लिए, 10 लाख से 100 लाख यानी 1 करोड़ रुपए तक सामान खरीदने के लिए आपको निविदा की जो है 15 दिन का समय होगा और 1 करोड़ से अधिक या फिर 100 लाख से ज़्यादा के लिए 30 दिन का आपके पास में समय होगा। इनको आप करोड़ में भी याद रखना है। ये 100 लाख का मतलब क्या हो गया, 100 लाख का मतलब 1 करोड़ हो गया ना, ठीक है। 100 लाख का मतलब क्या हो गया, 1 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 10 आ जाता है, 1, 10 आ जाता है, फिर यहाँ पर 100 आ जाता है और 100 से अधिक आ जाता है, ठीक है, 100 से अधिक आ जाता है।
तो 1 लाख रुपए का सामान खरीदने के लिए आपके पास में समय सीमा है वो 7 दिन है। 1 से 10 लाख रुपए के सामान खरीदने के लिए 1 लाख रुपए का कोई सामान खरीदते हो तो उसके लिए आपके पास में समय सीमा 7 दिन है, ठीक है। और 1 लाख से 10 लाख करते हो तो 10 दिन है। 10 लाख से लेकर 100 लाख तक करते हो तो आपके पास में 15 दिन है। और 100 लाख से अधिक का कोई सामान खरीदना है और उसके लिए निविदा का आपके पास में 30 दिन का समय है। तो 7, 10, 15, 30 ये आपको क्या हो जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। इधर 1 लाख है, 1 लाख से 10 लाख है, 10 लाख से 100 लाख है और 100 लाख से अधिक है। तो ये आपको जो है परफॉर्मा याद होनी चाहिए। ये आपको जो चैट है वो आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए, ठीक है। चैट मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब ये जो स्टेटमेंट्स है वो आपको याद होने चाहिए। फिर अपन जो है आगे चलते हैं। आगे की समय सीमा की गणना कहाँ से की जाएगी। जो भी समय सीमा है, मान ले आज ये अपन ने क्या बोला अभी बोला कि 1 लाख रुपए का जो भी सामान खरीद रहे हैं उसके लिए आपको 7 दिन की समय सीमा दी गई है। 1 लाख से 10 लाख का जो भी सामान खरीदने के लिए आपको जो है 1 लाख से 10 लाख का सामान खरीदने के लिए आपको 10 दिन की समय सीमा दी गई है। 10 लाख से जो है 100 लाख तक की जो भी समय सीमा दी गई है वो आपको दी गई है 15 दिन की। और 100 लाख से अधिक के लिए जो भी आपको समय सीमा दी गई है वो दी गई है 30 दिन की। लेकिन ये समय सीमा गणना कब की जाएगी, कब से की जाएगी भाई, 7 दिन गिनेंगे कब से, ठीक है। देसी भाषा में बोले तो 7 दिन कदू गिनागा पा, ठीक है। 7 दिन 10 दिन कदू गिनागा, ये है कि आज ही अखबार में निकाली 20 दिन गिनने लग जाऊँ तो भाई बात है भाई। निविदा आमंत्रित करने का नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशन की दिनांक से, मान लीजिए आज 23 तारीख है, आज 23 तारीख है नहीं, मान लीजिए, ठीक है। आज तो तारीख है 8 फरवरी है, तो मान लीजिए 8 फरवरी है। इसको क्या हुआ कि अपन ने जो है प्रकाशन कर दिया न्यूज़पेपर के अंदर, तो इसके आगे वाले 7 दिन यानी 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट मानी जाएगी, ठीक है। 7 दिन मान लीजिए, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, तो 15 फरवरी क्या हो जाएगी, वो लास्ट दिन होगा, ठीक है। उसी दिन जो निविदा है ये जो है निविदा क्लोज कर दी जाएगी। तो निविदा आमंत्रित करने का नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशन की दिनांक से क्या माना जाएगा, समय सीमा की जो गणना की जाएगी उसी दिन से समय सीमा की गणना है वो की जाएगी। तो ये नियम नंबर अपना जो होता है 4 कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ में। फिर अपन आ जाते हैं नियम नंबर 5 के अंदर, ठीक है। अब नियम नंबर 5 क्या बोलता है, यदि कोई निविदा, ठीक है, निविदा के आमंत्रण पर अपर्याप्त प्रकार का या अन्य कारण से निविदा उचित या पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होती है तो नए सिरे से निविदा आमंत्रित की जाएगी। सभी संभाव्य निविदाताओं के नोटिस में लाने के उपाय जो है किए जाएंगे। इसका मतलब ये है नियम नंबर 5 का, इसको अगर काटा मार दूं मैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स के अंदर तो मैंने इसको ऐसे ही कर रखा है, ठीक है। तो नियम नंबर 5 क्या बोलते हैं, मान लीजिए नगर पालिका ने निविदा आमंत्रित करवाई, ठीक है, कि भाई हमें जो है 10 लाख का सामान खरीदना है। अब 10 लाख का सामान खरीदने के लिए निविदा आपको पता है 15 दिन का टाइम दिया गया है, 10 से 100 लाख है। तो निविदा आमंत्रित करनी है और दो ही निविदा वाले आए, और 2 निविदा वाले, एक का कॉन्ट्रैक्टर महंगा है और एक का जो है माल बढ़िया नहीं है, ढंका नहीं है। तो अब निविदा जो है राज्य सरकार जो नगर पालिका है वो सामान किससे खरीदे, ठीक है, किसको टाइम दे। तो नगर पालिका क्या करेगी, उस जो है ये अपर्याप्त निविदा है, ठीक है, निविदा क्या पर्याप्त नहीं है, ये 2 ही निविदा क्या करना है, कम से कम 20-25 तो कॉम्पिटेटर हो उनके बीच में, तब जाके तो नगर पालिका को अच्छा सामान मिलेगा, सस्ता मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा निविदा आमंत्रित करने के लिए नगर पालिका क्या करती है, जो भी अपर्याप्त निविदा होती है उसको निविदा क्या कर देती है, रद्द कर देती है, उसमें कोई प्रतिकर भी नहीं देती है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रूल नंबर 5 यही बोल रहा है कि अगर अपर्याप्त निविदा आपके पास में आ जाती है ना, अपर्याप्त प्रकार की कोई निविदा आती है तो उसको कंप्लीट को रद्द करके नए सिरे से निविदा आमंत्रित की जाएगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी जो भी संभाव्य जो भी निविदादाता है उनको लाए जाएं, उनके लाने के जो उपाय है वो किए जाएं। तो ये रूल नंबर 5 है, ठीक है। आई होप रूल नंबर 5 आपके क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक कर दो, ठीक है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया मेरे को पता है। नियम नंबर 6 क्या है, नियम नंबर 6 निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया, यानी निविदा किस प्रकार से प्राप्त की जाएगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसकी प्रोसेस क्या होगी, ठीक है। एक होती है विज्ञापन द्वारा खुली निविदा, 3 प्रकार की निविदा है यहाँ पर देखिए, एक है विज्ञापन द्वारा खुली निविदा, एक है सीमित निविदा और एक निविदा और आएगी, ठीक है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। विज्ञापन द्वारा खुली निविदा यानी न्यूज़पेपर के अंदर उसका प्रकाशित किया जाएगा, ओपन बिडिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओपन बिडिंग, ठीक है। निविदा विज्ञापन द्वारा जो है खुली निविदा बोलते हैं। खुली निविदा प्रणाली अर्थात सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा निविदा होगी। निविदा द्वारा खुली निविदा के लिए अनुमानित मूल्य कितना है, 5,000 रुपये से अधिक का है, ठीक है। 5,000 रुपये से अधिक की जो भी निविदा होगी वो खुली निविदा होगी। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, कई बार ये बोलते हैं कि 10,000 से 6,000 से लेकर 10,000 के बीच में कौन सी होगी। अरे भाई, जो सीमित निविदा का मतलब है 10,000, 6,000 से 10,000 के बीच में कोई सी भी निविदा होती है। ये डाउट कब आता है मैं आपको बताऊंगा, अभी रुको, ठीक है। तो 5,000 रुपये से ज़्यादा की जो भी होगी ना वो क्या होगी, विज्ञापन द्वारा खुली निविदा होगी। 5,000 रुपये से 5,000 रुपये से जो भी ज़्यादा हो, 5,000 रुपये से जो भी ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर यही है, 5,000 रुपये से ज़्यादा, 5,000 रुपये से अधिक मतलब ओपन बिडिंग होगी।
विज्ञापन के द्वारा उसमें प्रकाशित किया जाना चाहिए। ये इसके साथ में शर्त है, विज्ञापन में अगर प्रकाशित कर दिया और 5,000 या 5,000 से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो कैसी होगी, ओपन बिडिंग होगी। याद आ गया ना, बात आ गई नहीं समझ में। निविदा की प्रक्रिया बता रहा हूँ मैं यहाँ पर रूल नंबर 6 में, निविदा की प्रक्रिया क्या होगी, ये रूल नंबर 6 में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बता दिया साथ साथ में। लेकिन ये बता रहा हूँ कि खुली जो भी निविदा है ना, खुली निविदा ओपन बिडिंग है, ये 5,000 रुपये से ज़्यादा, 5,000 रुपये से जो भी ज़्यादा है ना, ये ओपन बिडिंग होगी, ठीक है। अब 5,000 रुपये से 5,000 एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 10,000 हो सकता है। डाउट कब आता है, कब आता है, ये देखिए, सीमित निविदा। सीमित निविदा सीमित संख्या में फर्मों के सीधे आमंत्रण द्वारा, ये इसमें भी लिखा होगा। जैसे अगर 6,000 रुपये की कोई सामान खरीदना है ना, 6,000 रुपये का कोई सामान खरीदना है, इसमें क्या लिखा है, 10,000 रुपये से कम, 6,000 रुपये से कोई सामान खरीदना है अपन को, और इसमें लिखा होगा अगर इसका विज्ञापन में प्रकाशन कर दिया, तो ये बताओ किस प्रकार की निविदा होगी, ओपन बिडिंग होगी ना। ओपन बिडिंग हुई या नहीं हुई, अरे भाई ओपन बिडिंग हो गई ना, 5,000 से ज़्यादा का मतलब है ओपन बिडिंग करना, ठीक है। और 6,000 रुपये से कम है, यानी 10,000 रुपये से कम होनी चाहिए, तो ये 10,000 रुपये से कम है वैसे भी, लेकिन ये शर्त इस मामले में नहीं है। 10,000 रुपये से कम चाहिए, आप मान लीजिए 2,000 की मान लीजिए निविदा जारी करनी है, 5,000 की मान लीजिए निविदा जारी करनी है, ठीक है, मान लीजिए 9,000 की निविदा जारी करनी है और सीधे फर्मों को दी जा रही है, सीधे फर्म को दी जा रही है ना, तो वो निविदा किस प्रकार की निविदा है, सीमित निविदा है, लिमिटेड निविदा है, कि वो लिमिटेड लोगों के पास में जाना चाहिए, जिनकी नगर पालिका के पास सूची होगी कि हाँ ये वाली जो फर्म है जो कि हमन को बढ़िया सामान देती है, तो उनकी अपन लिस्ट बना लेते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई होगी और उनके पास में डायरेक्ट भाई हमको 9,000 रुपये का सामान चाहिए, आप हमारे पास में भेज देना। तो सीमित जो भी निविदा होगी, सीमित निविदा सीमित संख्या में फर्मों को सीधे ही आमंत्रण किया जाएगा, डायरेक्ट आमंत्रण जो है किया जाएगा, और सीमित निविदा की अधिकतम बोलते हैं ये, ठीक है। 10,000 रुपये से सीमित निविदा का अनुमानित मूल्य 10,000 रुपये या से कम होगा, ठीक है, या इससे क्या होगा, कम होगा। सीमित निविदा जो विश्वसनीय फर्म होगी ना, उसको ही सीमित निविदा आमंत्रित की जाएगी, और नवी नगर पालिका क्या करेगी, इस विश्वसनीय जो भी फर्म होगी उनकी एक लिस्ट बनाएगी। अगर आपको इस लिस्ट के अंदर इनरोल करना है, अगर आप इसको इस लिस्ट के अंदर आना है, तो नगर पालिका तो भाई 25 रुपये के अंदर अपना जो है काम चला लेगी, लेकिन अपना जो चार्ज है वो 299 रुपये है। अगर आपको पेड कोर्सेज के अंदर जोड़ना है, एड होना है, तो वहाँ पर आपको ये शॉर्ट नोट्स की PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। तो नगर पालिका क्या करेगी, 25 रुपये का आवेदन जो है लेगी, 25 रुपये के आवेदन प्रतिभूति के रूप में क्या करेगी, जमा करेगी। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। यानी ओपन बिडिंग है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा होगी, ठीक है, ओपन बिडिंग है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा और विज्ञापन के द्वारा प्रकाशित करवाई जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद में आता है लिमिटेड निविदा। सीमित निविदा होती है जो सीधे फर्मों के द्वारा की जाएगी, वो 10,000 रुपये से कम के अंदर की जाएगी, ठीक है। फिर आती है केवल एक फर्म को आमंत्रण करना है, तो एकल निविदा प्रणाली अधिक जो है, एकल निविदा प्रणाली 1,000 रुपये से अधिक जो भी है एकल निविदा प्रणाली द्वारा, ठीक है। ये बात है, आपको क्या रखना है, केवल एक फर्म को आवेदन करना है। ये अब मान लीजिए आपको 1,000 रुपये का सामान खरीदना है, ठीक है सॉरी 1,000 रुपये का आपको सामान खरीदना है, 1,000 रुपये का सामान खरीदना है, और आपको मतलब केवल और केवल एक ही फर्म से है, एक ही फर्म से कोई सामान खरीदना है। मान लीजिए आपको फर्म है, एक ही फर्म से सामान खरीदना है, तो वो एकल निविदा ही होगी, ठीक है, एकल निविदा ही होगी। मान लीजिए आपको 5,000 रुपये का सामान खरीदना है, ठीक है, और वो विज्ञापन में प्रकाशित करवाते हैं, तो ये कैसी निविदा होगी, खुली निविदा होगी, ओपन बिडिंग होगी। अब मान लीजिए आपको 7,000 का सामान खरीदना है और आपने किसी एक स्पेशल फर्म के जो है मतलब 2-3 फर्म की लिस्ट थी, उनको भेज दिया, तो ये किस प्रकार की है, लिमिटेड निविदा है। तो 3 प्रकार की निविदा है जो अपने यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले ओपन बिडिंग दी गई है, ओपन बिडिंग किस में होगी, जो 5,000 रुपये से अधिक में है वो ओपन बिडिंग होगी, ठीक है। सीमित वाली किस में होगी, 10,000 रुपये से कम में होगी, और एकल निविदा होगी वो 1,000 रुपये से कम में क्या होगी, एकल निविदा होगी। ये याद रखना है आपको। लेकिन ये सीमा निम्नलिखित मामलों पर लागू नहीं होगी। ऐसे कुछ मामले दिए गए हैं जिनमें ये जो सीमा है वो लागू नहीं होगी, ये आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन से मामले हैं जिन पर लागू नहीं होगी, उनके लिए निविदा आमंत्रित करना आवश्यक नहीं है जब समान स्वतोधारी प्रकृति का हो या प्रतियोगिताओं से नहीं समझी जाए, या प्रतियोगिताओं से नहीं, समान कैसा हो, स्वतो प्रकृति का हो। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि किन मामलों में जो है निविदा आमंत्रित करना आवश्यक नहीं समझा जाएगा। ऑप्शन 1 होगा स्वतोधारी प्रकृति का अगर कोई सामान हो और प्रतियोगिता जो है आवश्यक नहीं समझी जाए, प्रतियोगिता से नहीं समझी जाए, प्रतियोगिता से आवश्यक नहीं समझी जाए, जिनमें ये समझा जाए कि मतलब इनमें प्रतियोगिता होना कोई आवश्यक काम नहीं है। जैसे नगर पालिका जो है बिडिंग करती है ना, जो निविदा लाती है, नगर पालिका का उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा निविदादाता आए अपने पास में, ताकि अपन को बढ़िया से बढ़िया सामान मिल सके। लेकिन कोई सामान ही ऐसा है जो स्वतो प्रकृति का है, जिसमें नगर पालिका मतलब ये सोच रही है कि इसमें प्रतियोगिता की आवश्यकता नहीं है, अपन को बढ़िया सामान चाहिए। तो स्वतोधारी का अगर कोई प्रकृति है, स्वतो प्रकृति का कोई सामान है और प्रतियोगिता जिसमें आवश्यक नहीं समझी जाए, तो उसके सामान में जो है ये जो बिडिंग है ये नहीं मानी जाएगी, निविदा जो है नहीं लागू की जाएगी, निम्न सीमा जो है निविदा जो है नहीं लागू की जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद में क्या करते हैं अपन, आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया वो देखते हैं।
जब सामान विश्वसनीयता वाले रजिस्ट्रीकृत विनिर्माताओं से सीधा खरीदा जाए, ठीक है। जब सामान है, मान लीजिए जब सामान विश्वसनीयता वाले रजिस्ट्रीकृत, जो लिस्ट बनाई थी ना, और लिस्ट बनाई थी उसके लिए जो है निविदा जारी करना कोई आवश्यक नहीं समझा जाए। मान लीजिए उनके पास में एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, नगर पालिका के पास में एक लिस्ट बनी हुई है। तो मान लीजिए नगर पालिका के पास में इस प्रकार से एक लिस्ट बनी हुई है। इस लिस्ट में जो भी रजिस्ट्रीकृत जो भी विनिर्माता है उनका नाम लिखा हुआ है, तो उनसे अगर सीधा सामान खरीदा जाए तो भी क्या नहीं मानी जाएगी, तो भी निविदा जो है ये नहीं जारी की जाएगी। निविदा जारी करना कोई आवश्यक जो काम है ये नहीं माना जाएगा, ठीक है जी। राजस्थान के अंदर जो है सामान, अगर मान लीजिए राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम, राजस्थान राज्य जो भी कृषि उद्योग निगम और राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम से लिया जाए, अगर आप सामान जो है राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम और राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम से सामान ले रहे हो तो भी निविदा आपके लिए आवश्यक नहीं समझी जाएगी। निविदा आवश्यक कब नहीं समझी जाएगी, अगर एक तो स्वतः उधारी प्रकृति का सामान आ जाए, ठीक है। दूसरा ये आ जाए कि रजिस्ट्रीकृत जो भी विनिर्माता है उनसे नाम सामान लीजिए। फिर राजस्थान राज्य कृषि जो भी उद्योग संघ है, राजस्थान राज्य कृषि जो भी उद्योग निगम है उसके द्वारा, या फिर राजस्थान राज्य जो भी लघु उद्योग निगम के द्वारा अगर आप सामान मंगा रहे हो तो भी आपके लिए निविदा जो है ये आमंत्रित करना आवश्यक नहीं समझा जाएगा, ठीक है जी। यान की अतिरिक्त पुर्जा है, यान जो है कोई यान है नगर पालिका उसका अतिरिक्त पुर्जा है जिसमें 1,000 रुपये की सीमा तक क्या हो रहा है, वे हो रहा है, उस पर यान पर विनिर्मित जो है विनिर्मित किए जा रहे हैं, तो विनिर्मित डीलर से ही किया जाएगा 1,000 रुपये का। और कोई अग्निशमन वाला कोई यान है तो उस पर 25,000 रुपये तक का कोई सामान है ना, तो वो भी क्या किया जाएगा, डायरेक्ट ही नगर पालिका करवा लेगी, उसके लिए निविदा आमंत्रित करना कोई आवश्यक नहीं है। मान लीजिए एक तो है नगर पालिका की वो, ठीक है, गाड़ी वाला आया वो वाला, ठीक है, याद रखना, तो उसका कोई सामान खरीदना है ना, तो वो 1,000 रुपये का सामान जो है वो नगर पालिका जो उसको बनाया था ना उससे सीधा ले सकती है, ठीक है। और एक आ जाता है नगर पालिका अग्निशमन दल वाला, तो अग्निशमन की कोई गाड़ी है उसका अगर कोई 25,000 रुपये तक का कोई काम करवाना है ना नगर पालिका को, तो वो सीधे करवा सकती है, निविदा आमंत्रित उसके लिए जो है आवश्यक नहीं समझी जाएगी, ठीक है जी। ओके, उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है कि जब सामान या माल सहकारी होलसेल उपभोक्ता भंडार उपहार से किया जाए, या जिसका ऐसा भंडार या उपहार थोक विक्रेता है, ठीक है, क्या है, थोक विक्रेता है, तो होलसेल उपभोक्ता भंडार से अगर आप कोई सामान मंगा रहे हो ना उपहार से किया जाए, या जिसका ऐसा भंडार या उपहार थोक विक्रेता है, तो वो क्या नहीं माना जाएगा, वो भी क्या नहीं माना जाएगा, वो भी निविदा नहीं माना जाएगा, उसके लिए भी निविदा जो है वो जरूरी नहीं होगी, ठीक है जी। उसके बाद में जब सामान राज्य सरकार के किसी विभाग से या स्कीम के अधीन या किसी सरकारी उपक्रम से सीधे कमाओ योजना के अधीन किया गया हो, सीखो कमाओ योजना, जो भी सीखो कमाओ योजना के तहत अगर कोई सामान है वो राज्य सरकार के कोई विभाग के अधीन या राज्य सरकार के किसी विभाग से भगाया जाता है, तो उसके लिए भी क्या नहीं है, निविदा आमंत्रित करना जो है आवश्यक नहीं समझा जाएगा, ठीक है जी। ये बात भी अपन को जो है समझ में आ गई। उसके बाद में क्या करते हैं, ऐसे मामले जहां अनुमानित लागत जो है 10,000 रुपये कम नहीं होने पर सीमित निविदा प्रणाली अंगीकृत किया जा सकेगा, ठीक है। ऐसे मामले जहां पर अनुमानित लागत है वो 10,000 रुपये से कम है ना, 10,000 रुपये से कम नहीं होने पर सीमित निविदा प्रणाली को अंगीकृत किया जा सकेगा लोकहित में, ठीक है। मांग अत्यावश्यक है, तो अगर मान लीजिए लोकहित में कोई काम करना है और मांग जो है आवश्यक है तो ही खुली निविदा जो है खुली निविदा में अतिरिक्त व्यय हो सकता है, अदरवाइज जो है खुली निविदा में अतिरिक्त जो है व्यय नहीं हो सकेगा। जो भी निविदा होगी उसमें पूर्ण प्रविष्टियां जो भरी जाएगी, निविदा के अंदर पूर्ण प्रविष्टियां होगी, मतलब निविदा के अंदर समय और स्थान का सारा चीज़ों का उल्लेख किया जाएगा। राज्य सरकार जो है ये बाहर के समाचार पत्र में भी क्या कर सकती है, निविदा को प्रकाशित करवा सकती है, ठीक है। राज्य सरकार के कोई समाचार पत्र है या फिर जो बाहर का कोई समाचार पत्र है तो उसमें भी क्या कर सकती है, निविदा को क्या है प्रकाशित अपन जो है करवा सकते हैं, ठीक है जी। अगर निविदा, मान लीजिए निविदा का मूल्य जो भी है, निविदा का जो भी मूल्य है वो बाजार मूल्य से ज़्यादा है, मान लीजिए निविदा का मूल्य है वो बाजार मूल्य से ज़्यादा है, तो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जाएगी, ठीक है। राउंड टेबल जो भी कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें जो है सम्यक नोटिस दे के बातचीत की जाएगी, और बातचीत वैसे ये 10 जने बैठ गए इस हिसाब से, और उनमें जो है बैठ कर एक दर निर्धारित कर लेंगे, और उस दर निर्धारित के अनुसार बाद में जो है नई निविदा जो है ये जारी की जाएगी। तो अगर बाजार मूल्य से ज़्यादा कोई भी सामान आ रहा है तो उसके लिए जो है पहले एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, उसके अंदर बैठेंगे और उसके अंदर जो है पैसों के अंदर जो है जो भी सामान है उसकी चर्चा होगी कि भाई ये सामान कितने के अंदर मिल रहा है, ये सामान कितने के अंदर मिल रहा है, उसके बाद में एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा और फिर एक नई निविदा जो है आमंत्रित की जाएगी। तो ये रूल नंबर जो 4 है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रूल नंबर 6 है, सॉरी, हाँ रूल नंबर 6 है जो ये आपको क्या रखना है, निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया ध्यान रखना है। फिर नियम नंबर 7 क्या बोलता है, नियम नंबर 7 ये बोलता है कि राज्य सरकार ऐसे फर्म और व्यक्तियों के नाम काली सूची में डाल सकेगी। 7 में काली सूची है भैया,
साथ में क्या है, काली सूची है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो राज्य सरकार डालेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन डालेगी, राज्य सरकार डालेगी, न कि नगर पालिका। राज्य सरकार ऐसे फर्म और व्यक्तियों के नाम को काली सूची में डाल सकेगी जो किसी बोर्ड के माल प्रदान करने में भ्रष्ट आचरण या अनाचार मिसकंडक्ट का प्रयोग करते हुए पाए जाए। ऐसे व्यक्तियों से कोई निविदा जारी नहीं की जाएगी और उनसे सामान जो है नहीं खरीदा जाएगा। ये बात आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है जी। अनाचार का मतलब यहाँ पर ये समझा जाएगा कि निम्न स्तर का माल प्रदान करना, ठीक है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अनाचार का मतलब यहाँ पर क्या समझा जाएगा, अनाचार का मतलब यहाँ पर समझा जाएगा निम्न स्तर का जो है माल प्रदान करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मामला ये, निम्न स्तर का माल प्रदान करना क्या समझा जाएगा, अनाचार समझा जाएगा। तो नियम नंबर 7 क्या बोलता है, यह नियम नंबर 7 किससे रिलेटेड है, नियम नंबर जो भी 7 है ना, नियम नंबर जो भी 7 है, ये नियम नंबर 7 काली सूची से रिलेटेड है, ठीक है। काली सूची जो है उससे रिलेटेड है, काली जो भी सूची है ना, काली सूची से रिलेटेड है। इसमें यह बोला गया है कि राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों और ऐसे फर्मों को, राज्य सरकार जो है ये ऐसे व्यक्तियों और ऐसे फर्मों को ब्लैक लिस्ट में डाल देगी जिन्होंने कोई सामान देने में जो है क्या किया है, गलती की है, या जिन्होंने सामान को यह पर्याप्त रूप से नहीं दिया है, और जिन्होंने कोई भ्रष्ट आचरण किया है, या फिर जिन्होंने अनाचार किया है। अनाचार का मतलब है जिन्होंने निम्न स्तर का माल जो है अपने को दिया है, तो उनके लिए अपन क्या करेंगे, ये बात है जो करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद में क्या करते हैं, नियम नंबर 8 आ जाता है, ठीक है जी। नियम नंबर 8 में क्या दिया गया है, नियम नंबर 8 में दिया गया है कि नमूनों तथा विनिर्दिष्टियों के अनुरूप प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी नमूना और जो भी विनिर्दिष्टियां हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए अपन ने किसी से सामान लिया तो उससे पहले कोई नमूना लाने जाएगा, ठीक है। नमूना लाने जाएगा, वो कोई भी जा सकता है, नमूना जो अधिकारी है वो लेके आएगा, या विनिर्दिष्टियों के अनुरूप प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया की उसमें से किस प्रकार अपन जो है ये सुनिश्चित करें, ठीक है। तो उसके लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाने वाली है, उसके लिए देखते हैं अपन कि प्रदाय जब प्राप्त हो, प्रदाय मतलब है निविदा जब प्राप्त हो जाए तब करे अधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी उत्तरदायी अधिकारी द्वारा उनका निरीक्षण करना। प्रदाय का मतलब है निविदा या सामान, ठीक है। निविदा जब प्राप्त हो, ठीक है, निविदा जब प्राप्त हो, ठीक है। निविदा जब प्राप्त हो जाए तो क्रय अधिकारी, मांगकर्ता अधिकारी, कार्यपालक अधिकारी यानी नगर परिषद का आयुक्त, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो क्रय अधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट, अब मैंने अपने जो भी शॉर्ट नोट्स है वहाँ पर मैंने इस शब्द को चेला लिखा है, चेला यानी राज्य सरकार या राज्य सरकार का प्राधिकृत व्यक्ति का मतलब राज्य सरकार का चेला, ठीक है। नगरपालिका मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का मतलब उसका चेला। जहाँ जहाँ पर चेला है ना, जैसे कि मान लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर जो राज्य सरकार लिखा है, ठीक है, और राज्य सरकार लिखा है और उसके जो है ये देखकर उसके बाद में ये लिखा है, तो इसका मतलब है राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, इतना कौन लिखे, तो चेला लिख दिया मैंने, सीधी सी बात है, ठीक है। तो प्रदाय जब प्राप्त हो जाए तो क्रय अधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी उत्तरदायी अधिकारी द्वारा उनका निरीक्षण किया जाएगा। जो भी अपन को प्रदाय, जो भी अपन को सामान है वो प्राप्त हो गया, ठीक है जी। क्रय अधिकारी नमूनों के अनुरूप, जो भी क्रय अधिकारी है, ठीक है, क्रय अधिकारी क्या करेगा, क्रय अधिकारी नमूनों के अनुरूप प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। ये ध्यान रखना, प्रदाय जो है सामान है उसको सुनिश्चित करने के लिए, प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, जो ये क्या होगा, व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, पर्सनली क्या होगा, वो उत्तरदायी होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन, क्रय अधिकारी, जो भी अथॉरिटी होगी वो होगी, ठीक है जी। प्रदायों के निरीक्षण के लिए नियुक्त जो भी सामान है, जो भी नमूने हैं, ठीक है, सॉरी ये निविदा बोल दिया था मैंने शायद तक वहाँ पे, ठीक है। तो प्रदाय का मतलब नमूने हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रदायों के जो भी निरीक्षण के लिए, यानी जो भी नमूने हैं उनके निरीक्षण के लिए नियुक्त जो भी अधिकारी है, प्रदाय में से कुछ वस्तुएं, प्रदाय में से जो भी कुछ वस्तुएं उठाएगा और नमूनों और विनिर्दिष्टों से इन वस्तुओं की तुलना समालोचनात्मक दृष्टि से सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि प्रदाय वस्तुएं समस्त प्रकार के नमूनों से और विनिर्दिष्ट के अनुरूप है या फिर नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, इस लाइन का मतलब यही है कि वो चेक करेगा कि मामला जो है सही है या फिर नहीं है, ठीक है, और इसमें कोई जो है क्वेश्चन बनने वाली बात नहीं है। लेकिन ये आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि तुलना के लिए उठाई गई वस्तुएं, जो भी तुलना है, कि तुलना के लिए उठाई गई वस्तुओं की संख्या किसी भी दिशा में प्रदाय के नमूनों के 10% से कम नहीं होनी चाहिए। यदि कम हो तो कारण अभिलेखित किए जाएंगे, यदि कम है तो कारण जो है अभिलेखित किए जाएंगे। तो ये आपको क्या रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि नमूने जो भी लिए जाएंगे वो प्रदाय के सामान के 10% होने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है, 10% एटलीस्ट लेनी चाहिए।
समझ में आ गया मामला कि तुलना के लिए जो भी उठाई गई वस्तुएं है ना, तुलना के लिए जो भी उठाई गई वस्तुओं की संख्या किसी भी दशा में प्रदाय के 10% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी जो भी मान लीजिए 100 वस्तुएं अपन को लेनी है तो उनमें से कम 10% यानी 10 वस्तुएं ऐसे लेके अपन चेक करेंगे और 10 वस्तुओं के आधार पर ही अपन चेक ये करेंगे कि हाँ भाई ठीक है, ये 10 वस्तुएं ठीक है तो 100 वस्तुएं भी ठीक है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपको कोई 100 सामान खरीदना है और 100 को सामान को खरीदने के लिए फिर आप चेक करोगे, उनको लेके आने के पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए ये किया जा सकता है कि आप 10% नमूनों को उठाओगे और उसके आधार पर ये जो है मतलब आप जो है डिसाइड करोगे कि हाँ भाई 100 की 100 जो चीज़ें हैं वो ठीक है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी कौन होंगे? क्रय अधिकारी जो है पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये आपको क्या रखनी है, बात ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। फिर जो रूल नंबर 8 के जो कुछ बाकी स्टेटमेंट है वो आगे पढ़ेंगे, पहले अपन रूल नंबर 9 पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो बीच में मैंने लिखना जो है छोड़ दिया था, यहाँ पर PDF के अंदर भी छोड़ रखा है। चलो पहले एक बार वही पढ़ लेते हैं, फ्लो के अंदर जो है पढ़ा जाएगा, अभी तो बाद में भूल जाएंगे उसको। ये देखिए रूल नंबर 8 का जो शेष है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जब प्रदाय समाधानप्रद हो तो निरीक्षण अधिकारी, जो निरीक्षण करना जा रहा है वो निरीक्षण अधिकारी प्रदाय के बोर्ड के रजिस्टर में, प्रदाय जो है प्रदाय के बोर्ड के रजिस्टर में चढ़ाने का आदेश देगा और इस अवश्य का प्रमाण पत्र देगा कि मैंने आदेश ये दिया था। यानी जैसे ही प्रदाय प्राप्त हो जाए, प्रदाय समाधानप्रद हो, प्रदाय जब प्राप्त हो जाए, जब ये सामान है वो नमूने जो प्राप्त हो जाए, तो प्राप्त होने के बाद में जो निरीक्षण अधिकारी है उनका जो निरीक्षण वाला अधिकारी है ना, जो निरीक्षण करने गया था कि हाँ भी प्रदाय सही है आ गया, तो निरीक्षण अधिकारी क्या करेगा? प्रदाय के बोर्ड के जो भी रजिस्टर में चढ़ाने का आदेश देगा। ठीक है, बोर्ड का जो भी रजिस्टर होगा ना कि सामान आया या नहीं आया, उसमें चढ़ाने का आदेश देगा। साथ ही साथ में वो एक आश्चर्य का प्रमाण पत्र भी देगा कि हाँ भाई मैंने ये आदेश दे दिया है। तो आश्चर्य का जो प्रमाण पत्र भी देगा कि हाँ मैंने प्रदाय चेक किए थे, चेक करने के बाद में मैंने उनको निरीक्षण किए थे मान लीजिए, और मैंने बोर्ड के रजिस्टर में चढ़ाने का आदेश भी दिया था और ये आदेश मैंने दिया था, ये इसका मैं आश्चर्य का प्रमाण पत्र दे रहा हूँ। ये बात जो है वो कौन बोलेगा? प्रदाय का जो अधिकारी है, जो निरीक्षण अधिकारी है वो बोलेगा। ठीक है जी। उसके बाद में यदि प्रदाय नमूनों के अनुरूप ना हो, यदि जो भी समान प्रदाय दिया गया है वो नमूनों के अनुरूप ना हो, तो निरीक्षण अधिकारी यदि वह सौम्य है, क्रय अधिकारी नहीं है वो, ठीक है, क्रय अधिकारी नहीं होगा, निरीक्षण अधिकारी अलग होगा, मतलब ये इसका चेला हो सकता है। तो यदि प्रदाय नमूनों के अनुरूप ना हो तो निरीक्षण अधिकारी यदि वह सौम्य क्रय अधिकारी नहीं हो, उसके द्वारा पाई गई खराबी और क्रय अधिकारी का ध्यान तत्काल आकृष्ट करेगा। क्रय अधिकारी तो कौन होता है? मांगकर्ता अधिकारी। क्रय अधिकारी वही होता है जो मुख्य नगर परिषद का आयुक्त होता है। ठीक है, नगर परिषद का क्या होता है? आयुक्त होता है। और निरीक्षण अधिकारी क्रय अधिकारी के नीचे होगा निरीक्षण अधिकारी। तो अगर मान लीजिए समान उसके अनुरूप नहीं है तो ये निरीक्षण अधिकारी क्रय अधिकारी को बोलेगा कि भाई साहब चीज़ें गलत आ गई है, सामान गलत आ गया है। ठीक है, हमारा ध्यान तत्काल जो है, आपका ध्यान तत्काल आकृष्ट करना पड़ेगा। तो क्रय अधिकारी का ध्यान जो है तत्काल आकृष्ट करेंगे। फिर क्रय अधिकारी का काम होगा, सबसे पहले बात यही है, देखिए ये प्रदाय आया, ठीक है, प्रदाय को नमूनों की जांच करने के लिए एक निरीक्षण अधिकारी होगा, ये यहाँ पर समझिए आप आराम से। ठीक है, निरीक्षण अधिकारी होगा। अब निरीक्षण अधिकारी उनमें जांच करेगा, जांच करने के बाद में जो है ये बोलेगा कि बोर्ड का जो रजिस्टर है उस बोर्ड के रजिस्टर में ये चीज़ें लिख दो और मैं इस आशय का आदेश आशय का एक प्रमाण पत्र दे देता हूँ। ठीक है, दे दिया। मान लीजिए जो भी प्रदाय था, जो भी सामान था वो खराब आ गया, तो खराब आ गया तो ये निरीक्षण जो भी अधिकारी है ना, ये जो भी निरीक्षण अधिकारी है ये क्या करेगा? ये क्रय अधिकारी को बोलेगा। ठीक है, जो भी क्रय अधिकारी है ना, जो भी क्रय अधिकारी की क्रय अधिकारी को बोलेगा। ठीक है, क्रय जो भी अधिकारी है कि क्रय अधिकारी को बोलेगा, क्या बोलेगा कि भाई ये सामान खराब कहा गया है। फिर क्रय अधिकारी का क्या रोल में आएगा? तो क्रय अधिकारी फिर उसके बाद में क्या करेगा कि क्रय अधिकारी या तो प्रदाय को अस्वीकार कर देगा, क्रय अधिकारी जो भी प्रदान किया गया जो भी सामान है उसको या तो क्या कर देगा? अस्वीकार कर देगा। ठीक है, और प्रदायक के यानी जो प्रदान किया था, जो सामान दिया गया था से इसके स्थान पर माल का अपने खर्चे पर, मेरे एक स्टूडेंट है जिसने ये लाइन बहुत बार पूछी है, माल का अपने खर्चे पर प्रदाय करने के लिए कहेगा, या आवश्यक नहीं होने पर इस आशय का टिप्पण की ऐसे स्वीकृति आवश्यक है, अभिलिखित करते हुए रकम को आवश्यक कटौती सहित बोर्ड का ध्यान इस मामले की ओर आकृष्ट करेगा। ठीक है, ये दो बातें करेगा क्रय अधिकारी जो। तो क्रय अधिकारी दो बातें करेगा। क्या करेगा क्रय अधिकारी? दो बातें। एक तो क्रय अधिकारी करेगा कि बोर्ड का जो ध्यान है वो आकृष्ट करेगा। ठीक है, जो भी बोर्ड है ना, बोर्ड का ध्यान क्या करेगा? आकृष्ट करेगा। और एक जो है उस जो भी प्रदायक था, जो भी सामान दिया था उसको बोलेगा कि भाई आप अपने खर्चे पर जो है ये सामान जो है लौटा दो हमें। ठीक है, ये खराब आ गया मामला। उसके बाद में क्या होता है? क्रय अधिकारी प्रदाय को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के बारे में अपना निर्णय जो प्रदाय की प्राप्ति की अधिकतम 7 दिवस 1 दिवस के भीतर करेगा। और ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ये जो रूल नंबर 8 है ना, रूल नंबर 8 के उपधारा 8 में जो बात दी गई है वो 7 नंबर बात दी गई है कि जो भी क्रय अधिकारी को जो भी डिसीजन होगा कि माल को वापस लौटाना है या इसको एक्सेप्ट करना है या फिर इसको जो है मतलब डिक्लाइन करना है, अस्वीकार करना है, तो
ये अपना जो भी निर्णय होगा ना, वो 7 दिन के अंदर अंदर, 1 सप्ताह के भीतर भीतर अपना जो है निर्णय देगा। यानी 7 दिवस के अंदर अंदर, 1 सप्ताह के अंदर, 1 वीक के अंदर, 7 दिन, 1 सप्ताह, 1 वीक, ये जो है इसके अंदर क्या देगा, अपना ये निर्णय देगा कि हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, हम इस चीज़ को अस्वीकार करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद में बोर्ड की वित्त समिति, ये वित्त समिति मैं अभी पढ़ा के आया हूँ आपको। वित्त समिति के काम कौन कौन से हैं, धारा 80 से लेकर 96 तक, आगे आप जो है याद कर लेना। तो बोर्ड की वित्त समिति, बोर्ड की वित्त समिति के सदस्य और अधिनियम की धारा 283, 283 के अंदर क्या है, सायरन वाला है ना, आपको पता होगा। 283 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी, 283 अधीन के प्राधिकृत अधिकारी किसी भी समय स्टॉक रजिस्टर और क्रय से संबंधित अभिलेख की जांच और स्वीकृत प्रदायों की अनुमोदित नमूनों से तुलना कर सकेंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो भी स्वीकृत प्रदाय हैं और जो भी अनुमोदित जो भी नमूनों की तुलना की जांच कौन कर सकता है, तो एक तो धारा 283 के अधीन जो भी अधिकारी होगा वो, और एक वित्त समिति के सदस्य होंगे वो क्या कर सकते हैं, उन नमूनों की जांच कर सकते हैं, उन जो प्रदाय हैं उनकी जांच कर सकते हैं। कर कौन सकते हैं, धारा 283 के अंदर जो अधिकारी दिए गए वो, और नगर पालिका के अंदर जो वित्त समिति होंगी उसके जो सदस्य होंगे वो क्या करेंगे, उन प्रदायों की और नमूनों की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन जो है बनने के लायक जो है स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है जी। उसके बाद में इसके अंदर लास्ट स्टेटमेंट क्या है, रूल नंबर 8 के अंदर जो लास्ट स्टेटमेंट है ये, कि वे अनुमोदित नमूनों और विनिर्दिष्टों को उपभोक्ता विभागों के लिए किए गए प्रदायों के साथ उसकी तुलना करने के लिए समुचित प्रावधानियों के अधीन अपने पास लेने के क्या होंगे, अधिकार होंगे। तो इसमें कोई खास वाली बात नहीं है। ठीक है, ये अपने पास लेने के क्या होंगे, अधिकार होंगे। ओके, अब चलते हैं अपन रूल नंबर जो 9 की तरफ। ठीक है, जो ये बीच में रह गया था 8 नंबर, इसको मैंने पढ़ा दिया है अभी। अब रूल नंबर जो है 9 की तरफ चलते हैं अपन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और अगर आपको पेड कोर्सेज के अंदर इनरोल होना है तो आप ऐड हो सकते हो। मैं आपको एक बार पेड कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, साथ में पानी भी पी लेता हूँ। देखिए, अपना जो है ईओ आरओ का पेड मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, ईओ और आरओ का जो है पेड मेंटरशिप प्रोग्राम जो है ये टेलीग्राम चैनल पे चल रहा है। ठीक है, इसकी फ़ीस रखी गई है 299 है, जो कि बहुत ही मिनिमम फीस है। इसके अंदर आपको पॉलिटी है, करंट अफेयर है, और पार्ट ए है, पार्ट बी के जो कंप्लीट शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। डेली आपको 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, और 50 क्वेश्चन एवरी संडे को दिए जा रहे हैं। ठीक है, अभी तो 3-4 संडे से ये हुआ नहीं है, उसके पीछे रीज़न है। और अपन एक मीटिंग भी करने वाले हैं, वीसी भी हो जाएगी नेक्स्ट संडे को, तो उसमें कोई डाउट होगा तो वो आप मेरे से पूछ लेना। ये अपना पेड कोर्सेज के बारे में था। अब चलते हैं अपन रूल नंबर 9 की तरफ। रूल नंबर 9 क्या बोलता है, रूल नंबर 9 बोलता है कि विज्ञापित मांगों के प्रति निविदा प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित स्केल के अनुसार होंगे। यानी जो भी विज्ञापित जो भी मांग है, मांग के प्रति निविदा प्रारूप किस प्रकार से हो जाएगी, निविदा का प्रारूप है उसका प्रभार कितना लिया जाएगा। यानी मान लीजिए आपने 10,000 रुपये तक का कोई ऋण लेना है, अनुमानित निविदा का मूल्य है 10,000 रुपये, उसके लिए निविदा का प्रारूप है वो 20 रुपये लिया जाएगा। तो 20 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये। ठीक है, यानी मान लीजिए 10,000 रुपये तक का अगर कोई अनुमानित मूल्य है तो उसके लिए निविदा का प्रारूप 20 रुपये का होगा। और 10,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक का है तो उसके लिए निविदा का प्रारूप जो है ये 50 रुपये होगा। ठीक है, 1,00,000 रुपये से लेकर 5,00,000 रुपये तक के जो भी निविदा होंगी उसके लिए जो है प्रारूप होगा ये 100 रुपये होगा। और 5 लाख से लेकर 100 लाख रुपए तक या 1 करोड़ रुपए तक होंगे वो 200 रुपये होंगे। और 100 लाख से या फिर 1 करोड़ से अधिक जो भी होंगे वो कितने होंगे, 500 रुपये होंगे। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। रेखा चित्रों और विनिर्दिष्टों का खर्च अतिरिक्त होगा। यानी जो भी रेखा चित्र, जो भी डिजाइनिंग किए रहेंगे ना, अपन जो भी ये फूल सजाएंगे उसके खर्चे भी एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। तो ये रूल नंबर 9 जो है अपना इसके अंदर बारे में बता रहा है। तो रूल नंबर 9 के अंदर ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ याद रखने वाली बात ये है कि 10,000 रुपये की अगर कोई अनुमानित मूल्य है तो उसके लिए आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे। 10,000 रुपये से लेकर अगर आपके पास में 1,00,000 रुपये तक है तो 50,000 रुपये देने, 50 रुपये देने पड़ेंगे। 1,00,000 से लेकर 5 लाख तक है तो उसमें 100 रुपये देने पड़ेंगे। और 5 लाख से लेकर 100 लाख रुपये तक है तो उसमें 200 रुपये देने पड़ेंगे। और 100 लाख से अधिक या फिर 1 करोड़ से भी अधिक है तो उसके लिए आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। रेखा चित्र जो भी आप डिजाइन करोगे, जो भी आप विनिर्दिष्ट करेगा उसका खर्च क्या होगा, अतिरिक्त होगा, एक्स्ट्रा खर्च जो है उसके अंदर होगा। तो ये पढ़ लेते हैं अपन यहाँ तक। ठीक है, तो ये रूल नंबर जो है 9 अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब रूल नंबर 10 क्या बोलते हैं कि विभिन्न लोक निर्माण कार्यों की जो है निविदाएं आमंत्रित करने तो समयावधि निम्नानुसार जो है पालन किया जाएगा। देखिए, जो धारा 3 से लेकर या नियम जो 3 से लेकर 9 तक थे, ये तो थे किससे रिलेटेड, ये थे अपने सामान से रिलेटेड। ठीक है, सामान से जो रिलेटेड थे ये धारा 3 से लेकर 9 तक थे। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जो रूल नंबर 10 आता है
ये रूल नंबर 10 आता है लोक निर्माण के कार्य से संबंधित, ठीक है, कि लोक निर्माण के कार्यों की निविदाएं आमंत्रित करने हेतु समयावधि का निम्नानुसार पालन किया जाएगा। मान लीजिए 1,00,000 रुपए तक का, ठीक है 1,00,000 रुपए तक का लघु कोई संक्रम किया जाना है, अगर कोई काम किया जाना है तो उसके लिए 7 दिन का टाइम दिया गया है। 1 लाख से लेकर 10 लाख तक दिया गया तो उसके लिए 10 दिन दिया गया है, और 10 लाख से लेकर 100 लाख यानी 1 करोड़ रुपए तक तो 15 दिन दिए गए हैं, और 100 लाख से अधिक के लिए 30 दिन दिए गए हैं। उपयुक्त समय सीमा जो है समाचार पत्र में प्रकाशन की तारीख से ही क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। ये सेम टू सेम बात मैं आपको धारा 4 के अंदर, नियम 4 के अंदर बता के आ चुका हूँ, ठीक है। वो धारा नियम वाला आप रिप्लेस कर लेना, ठीक है, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात जो है नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए अगर कोई फ्लड से रिलेटेड कोई काम आ जाए या सिंचाई कार्य की आवश्यक मरम्मत जहाँ तुरंत कार्यवाही आवश्यक हो, तो अगला उच्च अधिकारी लघु नोटिस की इजाज़त जो है ये दे सकेगा। जो भी हायर अथॉरिटी होगी ना, वो क्या दे सकेगा, लघु नोटिस की क्या दे सकेगा, लघु जो नोटिस की इजाज़त जो है ये दे सकेगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर हो जाती है। लेकिन ये लघु नोटिस की जो आदेश है, इजाज़त देगा कब, ये दो ही काम के लिए देगा। या तो यहाँ पर क्या हो जाए, कोई बाढ़ का नियंत्रण जो कोई काम आ जाए, या फिर सिंचाई का कोई कार्य आ जाए, तो ही क्या करेगा वो जो है हायर जो भी अथॉरिटी है वो क्या करेगा, लघु नोटिस की क्या दे सकेगा, इजाज़त जो है ये दे सकेगा, ठीक है। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। दूसरे आपत्ति प्रकार जो भी है, दूसरे आपत्ति प्रकार, ठीक है, दूसरे जो भी आपत्ति प्रकार है, दूसरे आपत्तिक प्रकार के कार्यों में प्रकाशन समय सीमा जिला कलेक्टर क्षेत्रीय उपनिदेशक की पूर्व स्वीकृति से कम की जा सकेगी, यानी कम की जा सकेगी। दूसरे आपत्तिक जो भी प्रकार के कार्यों में प्रकाशन की जो भी समय सीमा है ये कम की जा सकेगी, और ये कम जिला कलेक्टर और क्षेत्रीय उपनिदेशक की पूर्व स्वीकृति अगर इनसे मिल जाए तो ही ये जो समय सीमा है इसके अंदर क्या की जा सकती है, कम की जा सकती है। तो ये रूल नंबर जो 10 है इसके अंदर बताई गई है। साथ ही साथ में इसमें यह दिया गया कि समय सीमा कम तो की जा सकती है जिला कलेक्टर और क्षेत्रीय उपनिदेशक की सहमति से, पूर्व सहमति से, लेकिन जो समय सीमा 30 दिन है इसको 15 दिन कर दिया जाएगा, और जो 15 दिन है इसको, जो 30 दिन को और जो 15 दिन को 20 दिन और 10 दिन कर दिया जाएगा। लेकिन जो समय सीमा 10 दिन व 7 दिन है उनकी समय सीमा में कोई कमी जो है ये नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी इसमें यह बताया गया है कि जिला कलेक्टर, आप जो भी बोल रहे हो, जिला कलेक्टर और जो भी उपनिदेशक है उनसे आप 30 दिन और 15 दिन को तो आप अवधि कम करवा सकते हो। 30 दिन की तो अवधि वो कर देंगे 20 दिन, और 15 दिन की वो 10 दिन कर देंगे। लेकिन जो भी 10 दिन है या फिर जो भी 7 दिन है उसकी पदावधि है ये जो है कम नहीं होगी, ये इतनी की इतनी रहेगी, एज इट इज़ ही रहेगी। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। निविदा वेबसाइट जारी, निविदा जो है ये वेबसाइट पर जारी की जाएगी, ठीक है। निविदा जो है ये वेबसाइट पर जारी की जाएगी, और निविदा दाता अगर उपलब्ध हो तो ई निविदा से निविदा क्या करेंगे, दे सकेंगे। ये रूल नंबर 10 अपना जो है लोक निर्माण के संक्रमणों से संबंधित है। उसके बाद में क्या आ जाता है, रूल नंबर 11 आ जाते हैं। ऐसे कार्य जिनमें 2,000 रुपये का व्यय अंतर्निहित हो या अंतर्वलित हो या व्यय निहित हो, राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग से कोई काम जो है करवाए जाएंगे। निविदा आमंत्रित करने वाले समस्त नोटिस नीचे उल्लिखित रूप से समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ भेजे जाएंगे कि इनके अंदर प्रकाशन किया जाएगा। मान लीजिए आपकी सामग्री की जो अनुमानित मूल्य है वो 2,000 रुपये है, ठीक है। मान लीजिए सामग्री की जो अनुमानित मूल्य है कितना है, 2,000 रुपये तक है, ठीक है, 2,000 रुपये तक है। तो इसका जो प्रचार का ढंग हो वो स्थानीय दैनिक होना चाहिए, साप्ताहिक होना चाहिए, या फिर पाक्षिक समाचार पत्रों में से जो कि राज्य सरकार द्वारा क्या हो, जो ऑथोराइज्ड हो, अनुमोदित हो, ठीक है। 20,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक है ना, 20,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक जो भी है वो राज्य सरकार का एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो, जैसे कि दैनिक भास्कर है या राजस्थान पत्रिका हो गया, ठीक है जी, उसमें होना चाहिए। फिर आता है कि 10 लाख से अधिक के जो भी होंगे वो एक अखिल भारतीय समाचार पत्र में, और एक राज्य सरकार का कोई समाचार पत्र है उसमें आना चाहिए, जो कि राज्य सरकार द्वारा क्या होना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए, ऑथोराइज्ड है वो होना चाहिए। तो ये है जो रूल नंबर 11 वो ये बोलता है कि 2,000 रुपये का व्यय निहित हो तो राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निम्न प्रकार से जो भी है ये जो प्रकाशनार्थ है ये जो है भेजी जाएंगी समय सीमा वाली। फिर रूल नंबर 12 क्या बोलता है, रूल नंबर 12 ये बोलता है कि किसी भी जो संक्रम है, यानी किसी भी कार्य के लिए, किसी भी संक्रम के निष्पादन के लिए या कम के लिए या फिर काम के लिए किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ निविदा नोटिस में यथा अधिसूचित संदत अग्रिम धन जो है न हो। यानी रूल नंबर 12 ये बोलता है, रूल नंबर 12 बोलता है कि किसी भी निविदा के ऊपर विचार नहीं किया जाएगा यदि आपने उसके साथ में जो भी पैसे लगते हैं वो अगर आपने जमा नहीं करवाए हैं तो कोई भी निविदा पर विचार जो है ये नहीं किया जाएगा। ये रूल नंबर 12 जो है बोलते हैं, ठीक है जी। ये रूल नंबर 12 हो गया। रूल नंबर 13 किससे रिलेटेड है, रूल नंबर जो 13 किससे रिलेटेड है, देखिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जो चीज़ें अब आपको पता है, जो फैक्ट है वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, उसको समझाने वाली कोई बात नहीं है। जो लैंग्वेज टफ लग रही है आपको वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। नियम नंबर 13 क्या बोलता है, नियम नंबर 13 बोलते हैं कि समस्त वस्तुएं
जो है निरीक्षण के अधीन होगी। नियम नंबर 13 ये बोलता है कि जो भी कोई वस्तुएं लेके आएंगे, मान लीजिए आपने कोई पर्दाएं लेके आए, कोई सामान लेके आए, कोई जो है निविदा वाले जो नमूने लेके आए, वो क्या होगी, निरीक्षण के अधीन होगी। और मैंने एक आपको पॉइंट भी बताया था कि धारा 283 के अधीन जो अधिकारी होता है वो, और वित्त समिति के जो भी सदस्य हैं वो कभी भी चेक कर सकते हैं नमूनों को, ठीक है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो समस्त वस्तुएं निरीक्षण के अधीन होगी। स्वीकृति पूर्व राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्टियां या परीक्षण निश्चित किया गए हैं। परीक्षण पर खरा उतरना होगा, जो विनिर्माण के दौरान या फिर आपूर्तिकर्ता की आपूर्ति से पूर्व या पश्चात जो है किए जा सकेंगे। सीधी सी बात है, इसका ये इतनी लाइन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप नियम एक ही याद रखना है कि जो भी कोई वस्तुएं आप लेके आते हो वो सभी क्या होगी, निरीक्षण के अधीन होगी। ऐसा नहीं है कि आप वस्तुएं लेके आ दिए और डायरेक्ट जो है गिराज के अंदर जो है रख दिए, ये जो बात है नहीं होने वाली है, ठीक है जी। उसके बाद में रूल नंबर 14 आ जाता है, जो कि इस रूल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग भी है, कि कोई संविदा या सामान या माल का क्रय या कार्य या संक्रम निम्न प्राधिकारियों की पूर्व प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति और अनुमोदन के बिना निष्पादित जो है नहीं किया जाएगा। आपको पता है मैंने रूल नंबर 3 के अंदर एक बात बोली थी कि आप निविदा जारी करवाओगे, ठीक है, कैसे, सामान के लिए। अगर आप 1,000 रुपये से अधिक का सामान खरीद रहे हो और 2,000 रुपये से अधिक का कोई कार्य करवा रहे हो तो आपको निविदा जारी करनी पड़ेगी। लेकिन ये निविदा जारी करने से पहले जो नियम नंबर 14 है उसके अंदर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा, सक्षम प्राधिकारी होगा, उसकी अनुमति या पूर्व स्वीकृति के बाद में ही ये निविदा जारी की जाएगी। तो ये रूल नंबर 14 वही आ जाता है। रूल नंबर 14 ये बोलता है कि कोई भी संविदा है या फिर कोई भी सामान है या कोई माल का क्रय करना है या कार्य का संक्रम निम्न प्राधिकारियों की पूर्व प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति अनुमोदन के बिना जो है निष्पादित नहीं की जाएगी। जैसे कि नगर निगम के मामले में सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है, अपने यहाँ पर नगर निगम है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, नगर निगम है। तो नगर निगम के मामले में 25 लाख रुपए तक का जो है ये पावर है वो अतिरिक्त आयुक्त के पास में है या फिर उपायुक्त के पास में। ध्यान रखना, 25 लाख अतिरिक्त आयुक्त या उपायुक्त। इनको कैसे याद कर सकते हो, मैं आपको ट्रिक बताऊं इनको याद करने की, कि आप ऐसे याद रखो, ठीक है, कि मान लीजिए आपके पास में जहाँ भी आपके पास में नगर निगम है, ठीक है, नगर निगम है, आपको याद रखना है कि यार वो नगर निगम वाले जो आयुक्त है ना, उपायुक्त है, उनके पास में 25 लाख रुपए हैं, ठीक है। ये याद रख लो कि उनके पास में 25 लाख की क्षमता है। मान लीजिए जयपुर नगर निगम है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल है, ये ध्यान रखना कि उनके पास में 25 लाख रुपए तक की क्या है यार, मतलब जो पावर है, कितनी बढ़िया बात है ना। 1 करोड़ रुपए तक की पावर है ना उस नगर निगम के आयुक्त के पास है। मान लीजिए जयपुर, आप एक एग्जांपल के लिए ऐसे सेट कर लो कि यार जयपुर नगर निगम के जो भी उपायुक्त है ना उनके पास में 25 लाख रुपए तक की पावर है भाई साहब। वो 25 लाख रुपए तक के जो साइन हस्ताक्षर कर सकते हैं। उनके जो भी आयुक्त होंगे ना, आयुक्त के पास में 1 करोड़ रुपए तक की जो है शक्ति दी गई है, ठीक है। और जयपुर नगर निगम के जो भी महापौर है ना, महापौर, ठीक है, उनके पास में 2 करोड़ रुपए की जो है स्वीकृति दी गई है। और जयपुर नगर निगम के अंदर जो भी वित्त समिति है ना, उस वित्त समिति के पास में जो है 5 करोड़ की क्या दी गई है, स्वीकृति दी गई है। और संपूर्ण शक्तियां या जो पूर्ण शक्तियां हैं वो बजट के प्रावधान तक जो है निगम के अंदर ही रहेगी। यानी अगर आपको यहाँ पर याद रखना है ना, तो अगर आपको यहाँ पर याद रखना है तो ये जयपुर एक हिडन वर्ड हो गया यहाँ पर अपने लिए, ठीक है। यानी अपन को एक शब्द मैंने क्या पकड़ाया था, आपको यहाँ पर जयपुर पकड़ाया था। और जयपुर के अंदर आपको पता है नगर निगम भी है। तो आप अपन इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये अपने लिए क्या मोटिवेशन हो सकता है कि भाई जयपुर नगर निगम के उपायुक्त के पास में 25 लाख रुपये तक की स्वीकृति प्रदान करने की क्षमता है। जयपुर नगर निगम के आयुक्त के पास में 50 लाख रुपये की जो है क्षमता है। जयपुर नगर निगम के जो भी महापौर के पास में 2 करोड़ की क्षमता है। और जयपुर नगर निगम की वित्त समिति के पास में 5 करोड़ की क्षमता है। ये आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो ये आपके पास में जयपुर जो है ये शब्द इसके साथ में जो है हिडन होना चाहिए। फिर मान लीजिए नगर परिषद के मामले में बात करते हैं। नगर परिषद आपकी कोई सी भी मान लीजिए, जैसे कि आप है ना जोधपुर नगर परिषद मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे को नहीं पता है कि जोधपुर के अंदर है या फिर नहीं है नगर परिषद, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जोधपुर की जो नगर परिषद है ना, जोधपुर की जो भी नगर परिषद है, जोधपुर में जो नगर परिषद है, ठीक है, जोधपुर के अंदर जो नगर परिषद है ना, जोधपुर में जो भी नगर परिषद है, उस नगर परिषद के जो भी आयुक्त होंगे ना, नगर परिषद के जो भी जोधपुर नगर परिषद के आयुक्त के पास में 2 लाख रुपए तक की क्षमता है। वो 2 लाख रुपए तक के साइन हस्ताक्षर कर सकते हैं। और जोधपुर नगर परिषद के जो भी अध्यक्ष हैं वो 50 लाख रुपए तक का कर सकते हैं, ठीक है, 50 लाख रुपए तक का जो है कर सकते हैं। और उसके अलावा जोधपुर नगर परिषद के जो भी वित्त समिति होगी ना, वो 1 करोड़ रुपए तक क्या कर सकती है, हस्ताक्षर कर सकते हैं। और जो पूर्ण शक्तियाँ होगी वो किसके पास में होगी, वो किसके पास होगी, वो उसके बोर्ड के पास होगी, वो उसके परिषद के पास होगी। तो यानी जयपुर नगर निगम वाला मैंने आपको बता दिया था। जयपुर तो आप याद रखना है नगर निगम के बारे में। जयपुर नगर निगम के बारे में आपको याद रखना है 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ और 5 करोड़, ये ध्यान रखना है। ये उपायुक्त है, ये आयुक्त है, ये 2 करोड़ है, उसके बाद महापौर आ जाते हैं और 5 करोड़
करोड़ है, ये समिति आ जाती है। जोधपुर नगर परिषद है, जोधपुर क्या है, जोधपुर नगर परिषद है भाई साहब, जोधपुर क्या है, जोधपुर नगर परिषद है, जिसमें 2 लाख रुपए तक कौन कर सकते हैं, जो आयुक्त कर सकते हैं। 50 लाख रुपए तक उसके कौन कर सकते हैं, अध्यक्ष कर सकते हैं। और जो 2 करोड़ रुपए तक, जो 1 करोड़ रुपए तक कौन कर सकते हैं, 1 करोड़ रुपए तक उसके जो है वित्त समिति कर सकती है और पूर्ण शक्तियां बजट के पास में होगी। नगर पालिका मान लीजिए आप कोई सी भी मान लीजिए, जैसे कि आप जो है कोटा नगर पालिका मान लीजिए, या फिर जो है उदयपुर नगर पालिका मान लीजिए। उस नगर पालिका के जो कार्यकारी अधिकारी है, यानी जो ईओ है, अपने हाथ में 1 लाख रुपए तक जो है साइन करने के, हस्ताक्षर करने के, साइन पर जो है जो भी मामले होंगे उस पर हस्ताक्षर करने के अपने पास में क्या होगी, पावर होगी। यानी 1 लाख रुपए तक की अपने पास में क्या होगी, पावर होगी। 1 लाख रुपए तक की क्या होगी, अपने पास में पावर होगी। ये आपको ध्यान रखनी है। यानी अपन जो है कोटा नगर निगम मानते, कोटा जो है नगर पालिका मानते हैं, कोटा नगर पालिका है, ठीक है। जयपुर, जोधपुर और कोटा मान लेते हैं। तो कोटा नगर पालिका के जो भी आयुक्त हैं, जो भी कार्यकारी अधिकारी है, उनके पास में 1 लाख रुपए तक है, यानी 1 लाख रुपए तक है। और वहाँ पर उसके जो भी अध्यक्ष उसके पास में 25 लाख रुपए तक है। और वहाँ पे जो भी उसकी वित्त समिति उसके 50 करोड़ रुपए तक है। इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए, 2 लाख है, यहाँ पर 50 लाख है, और यहाँ पर अगर आपके पास में 1 करोड़ आ जाते हैं तो ये सेम टू सेम मामला किसके पास में आ जाता है, नगर परिषद के मामले में आ जाता है, ठीक है। इसके आगे अगर आप 5 लगा लेते हो, जैसे कि 25 लाख है, यहाँ पर आप कितने आ जाते हैं, 1 करोड़ आ जाते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाते हैं, 2 करोड़ आ जाते हैं। तो ये कौन आ जाती है, तो ये नगर परिषद आ जाती है, ठीक है, नगर निगम आ जाती है। ये भी आपको क्या है, इस हिसाब से जो है याद हो सकता है। और पूर्ण शक्तियां बजट प्रावधान तक किसकी होगी, बोर्ड के पास होगी। पूर्ण जो भी शक्तियां ये बजट प्रावधान तक किसकी होगी, बोर्ड के पास होगी। तो आई होप ये आपको याद हो गया होगा, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, ठीक है। नगर परिषद आपको किसने माना था, जोधपुर को। नगर निगम आपने जयपुर को माना था, और नगर पालिका जो है ये कोटा को माना था। अब उसके बाद में आगे क्या दीजिए, ठीक है। ये अपन ने ABC इसके अंदर देखा है, ध्यान रखना, ये ABC उसके अधिनियम के अंदर ही लिखा हुआ है, जो रूल है उसी के अंदर लिखा हुआ है। तो ABC में जो विवरणित है ना, ये क्या बोल रहा है कि ABC जो भी 3 है, उसमें वर्णित प्राधिकारी अधिनियम की धारा 81 के तहत के प्रावधानों के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। यानी अपनी शक्तियों का प्रयोग वो धारा 81 के तहत करेंगे। और पिछले वर्ष के वास्तविक आय और व्यय की राशि किसी भी समय 20% से अधिक नहीं हो, इसका भी ध्यान रखेंगे। याद रखना 10% कहाँ पर था, कि नमूने कम से कम 10% उठा के लाएगा। ये आपको कन्फ्यूजन बस इसी में करेगा कि नमूने 10% लाएगा, और 20% से ज़्यादा जो है खर्च नहीं होना चाहिए। लास्ट जो साल का जो व्यय था और इस वर्ष का जो भी आय है, उसमें 20% से ज़्यादा क्या नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए A का मतलब है नगर परिषद, नगर निगम, और B का मतलब है नगर परिषद में वर्णित अधिकारी पूर्व में राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करेंगे अगर इससे 20% से अधिक हो जाता है तो। और नगर पालिका के संबंध में जो C में वर्णित अधिकारी है वो पूर्व में उप निदेशक से क्या करेंगे, अनुमोदन प्राप्त करेंगे। यानी ये बताया गया है कि पिछले वर्ष के वास्तविक आय और व्यय की राशि किसी भी समय 20% से अधिक हो तो, यानी अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है अपना, वो चल रहा है 2024 और 25 है, ठीक है। अब मान लीजिए पिछले वर्ष यानी 2023 और 24 का जो वित्त वर्ष था, उसकी जो भी आय थी, ठीक है, उसके जो भी व्यय थे, वो क्या हो रहे हैं, 20% से, आय और व्यय का जो भी अंतर है ना, आय और व्यय की जो भी राशि है वो 20% से अधिक हो गई है, ठीक है। व्यय जो है ये 20% से अधिक हो गई है। तो जो नगर निगम और जो नगर परिषद है उसके मामले में वो राज्य सरकार से क्या करेंगे, पूर्व अनुमोदन लेंगे। और नगर जो है पालिका के मामले में जो है ये उप निदेशक से क्या लेंगे, अनुमोदन लेंगे। तो ये अनुमोदन जो है प्राप्त करेंगे। ये बात आपको जो है समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद में मूल प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति में किसी भी स्थिति में कोई वृद्धि जो है नहीं की जाएगी। मूल जो भी प्रशासनिक और वित्तीय जो भी स्वीकृति में, यानी आपको पता है यहाँ पर जो है 25 लाख है, फिर आपको यहाँ पर पता है 1 करोड़ है, और यहाँ पर आपको पता है 2 करोड़ है, ठीक है, और एक आपको पता है यहाँ पर 5 करोड़ है। ये तो किसके मामले में, ये जयपुर नगर निगम के मामले में। फिर आपके पास में यहाँ पर क्या आ गया था जो है, फिर आपके पास में यहाँ पर क्या आ गया था, आपको पता है 2 लाख आ गया था, 2 लाख आ गया था, 50 लाख आ गया था, 1 करोड़ आ गया था, फिर यहाँ पर 1 लाख है, 25 लाख है, और 2 करोड़ जो है 50 लाख आ गया था। तो ये बातें आपको जो है पता होना चाहिए। ये जो बढ़ाई नहीं जाएगी किसी भी स्थिति में, ठीक है, ध्यान रखना। ये अनुमान में अपने समय की रकम के 10% वृद्धि या कमी का अंतर नहीं होना चाहिए, अपितु ये कुल मिलाकर कार्य के प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक नहीं होना चाहिए। पैसे जितने दिए गए उतने ही खर्च करने, उससे ज़्यादा जो है खर्च नहीं करने चाहिए। 10% से ज़्यादा जो है अंतर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने जो खर्च किया उसमें से 20% का जो भी खर्च ज़्यादा हो गया है तो आपको वो जो है अनुमोदन लेना पड़ेगा नगर निगम और नगर परिषद के मामले में राज्य सरकार से, और नगर पालिका के मामले में जो है किससे अनुमोदन जो है लेना पड़ेगा, तो उपनिदेशक से लेना पड़ेगा, ठीक है जी। किसी भी कार्य को विभाजित नहीं किया जाएगा, कोई भी कार्य उसको जो है डिवाइड नहीं किया जाएगा, विभाजित नहीं किया जाएगा। ये सुनिश्चित करने का दायित्व जो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी, आयुक्त या फिर कार्यपालक अधिकारी का जो है क्या होगा,
कोई भी कार्य विभाजित नहीं किया जाएगा। इसका जो ये मुख्य उत्तरदायित्व किसका होगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी, आयुक्त या फिर कार्यपालक अधिकारी का होगा। ठीक है जी। प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जो भी है ये बजट शीर्ष और बचत शीर्ष का उल्लेख करते हुए जारी की जाएगी। यानी प्रशासनिक और जो वित्तीय स्वीकृति है ये बजट शीर्ष और बचत शीर्ष का उल्लेख करते हुए ही जारी की जाएगी। सक्षम अधिकारी के आदेश या संकल्प में कार्य या सामग्री का नाम, निम्नतम निविदाताओं के नाम, प्रीमियम के रकम के और परसेंटेज का उल्लेख किया जाएगा। यहाँ पर ये प्रतिशत का उल्लेख किया जाएगा। संबंधित नगर पालिका के पास में बजट और नीतियाँ उपलब्ध होने के पश्चात ही कार्य आदेश जारी किए जाएंगे। लेकिन जब तक उनके पास में बजट या ही नहीं है तो कार्य आदेश जो है जारी नहीं किए जाएंगे। ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। ठीक है जी। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं क्या है ये रूल। आपके अभी तो समझ में आ गया होगा, जितनी हार्ड जो थी वो लैंग्वेज मैंने बता दी है। अब उसमें आगे कुछ नहीं है, बोल बचन वाली बातें हैं सब। निविदा खोलने के 7 दिवस के भीतर कार्य आदेश जारी किया जाएगा और बशर्ते कि बजट उपलब्ध हो। यानी जब बजट उपलब्ध होगा ना, मान लीजिए जब बजट उपलब्ध होगा, ठीक है, तभी तो कार्य आदेश जारी किया जाएगा। तो बजट अगर उपलब्ध है तभी कार्य आदेश जारी किया जाएगा। और कार्य आदेश है ये निविदा खोलने के 7 दिवस के भीतर जो है कार्य आदेश जो है जारी किए जाएंगे। कार्य आदेश जारी के अगले दिन जो है करार जो है निष्पादित किया जाएगा। जैसे ही कार्य आदेश जारी किया जाता है उसके नेक्स्ट दिन, उसके अपकमिंग डे पर क्या किया जाएगा? जो भी करार है, जो भी आपका एग्रीमेंट है वो क्या किया जाएगा? निष्पादित किया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। उसके बाद में कार्य जो है ये नीचे दी गई अवधि के अनुसार भीतर के पूरा करना चाहिए। ये जो इंडेक्स है अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि कार्य जो है नीचे दी गई अवधि के अनुसार किया जाना चाहिए। मान लीजिए 5 लाख रुपए की लागत का कोई सामान है तो वो 1 माह के अंदर आपको पूरा कर देना चाहिए। मान लीजिए 5-10 लाख रुपए तक का कोई सामान है तो वो आपको 2 माह के अंदर पूरा कर देना चाहिए। और मान लीजिए 50 लाख रुपए तक का कोई सामान है तो वो आपको 4 माह के अंदर कंप्लीट करना है। और मान लीजिए 50 लाख का 2 गुना 100 करोड़ रुपए तक का कोई सामान है, या 100 करोड़ नहीं 100 लाख रुपए तक का कोई सामान है तो वो आप 6 महीने के अंदर जो है पूरा करोगे। यानी इसको आप इस प्रकार से याद रखो कि 5, 10, 50, 5, 10, 50 और 100 आ जाता है। यानी 5 का 2 गुना कितना हो गया? 10, और 50 का 2 गुना कितना हो गया? 100 गया। तो यहाँ पर 1 महीना होगा, यहाँ पर 2 महीना होगा, यहाँ पर 4 महीना होगा और यहाँ पर 6 महीना होगा। ठीक है, यानी 12, 46 और 50, 100 हो जाएगा। ठीक है, 50, 100 हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। 1 करोड़ या फिर 100 लाख से अधिक का जो भी कोई काम है वो बोर्ड के अनुसार निश्चित किया जाएगा कि कितने समय के भीतर जो है ये किया जाए। लेकिन आपको याद रखना है 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना और 6 महीना। अगर ऑप्शन में 8 महीना हो तो उसको एलिमिनेट कर सकते हो भाई आप। अगर आप 3 महीने हो तो भी एलिमिनेट कर सकते हो। अगर जो है 2.5 महीने हो तो भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये आपके पास में 4 ही तो महीने याद रखने हैं, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना और 6 महीना। अब आपका कॉमन सेंस एग्जाम के अंदर ये भी तो काम करेगा। इसमें याद रखने वाली कौन सी बात है? ज़्यादा पैसे के लिए ज़्यादा समय दिया जाएगा। तो ज़्यादा पैसा ज़्यादा समय, कम पैसा कम समय, तो 2 तो ऐसे ही याद होंगे। 1 का 2 गुना 2 होता है 2 माह, और 5 लाख का जो है 2 गुना 10 लाख होता है। तो 10 के लिए 2 महीने के बीच में क्या किया जाएगा? ये काम जो है पूरा किया जाएगा। ठीक है, याद रखना ये बात। उसके बाद में कार्य की जो भी आनुपातिक प्रगति और समय पर संदाय संबंधित सक्षम प्राधिकारियों और निम्नलिखित पूर्णता अनुसूची अनुसार जो है सुनिश्चित किए जाएंगे। पूर्ण निश्चित अवधि का समय विस्तार जो है 1/4 दिन, 1/2 दिन, ठीक है, 3/4 दिन और पूर्ण दिन। यानी एक जो है क्या करते हैं, जो पूर्ण जो अवधि का जो है काम है ना वो पहले 1/4 के अंदर बांटा जाएगा, फिर आधा किया जाएगा उसका, फिर 3/4 किया जाएगा और फिर पूरा काम किया जाएगा। ये तो किया जाएगा समय को, ये तो किया जाएगा अवधि को बांटा जाएगा इस हिसाब से। लेकिन काम को किस प्रकार से बांटा जाएगा, जो पैसे है उसको किस प्रकार से बांटा जाएगा? तो पहले दिन जो है जितना भी आप काम करोगे, मान लीजिए आपने जो है 1/4 काम कर दिया, ठीक है, तो मतलब आपने 1/8 पैसों का काम कर दिया, इसका आधा करते जाओ। जैसे आपने 1/2 आधा काम कर दिया तो आपको पैसे कितने मिलेंगे? 3/8 जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मान लीजिए आपने 3/4 काम जो है पूर्ण कर दिया तो आपको पैसे कितने मिल जाएंगे? 3/4 पैसे यहाँ पर मिल जाएंगे और पूर्ण के लिए पूर्ण मिल जाएंगे। तो याद इसमें सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही चीज़ें याद रखनी है। यानी 1/8 और 3/8 वाला, ये 2 ही चीज़ें आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। धनराशि वाली 2 ही चीज़ें आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। अब आपसे उल्टा सुलटा कैसे भी करके क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप बता दोगे कि 1/4 है तो इसका 2 गुना 1/8 होता है भाई साहब। ठीक है जी, 1/2 है तो इसका 2 गुना तो नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। ठीक है जी, 3/4 है तो इसका भी 3/4 ही हो जाएगा। और पूर्ण दिन है तो इसका भी पूर्ण दिन हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण दिन है तो इसका भी पूर्ण जो है 100 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर पूर्ण दिन है, यहाँ पर रुपये हो जाएगा। ये रुपये की बात है और ये दिन की बात है। उसके बाद में क्या करते हैं आगे, यदि किसी विभाग के पास में किसी अध्ययन या कार्य को करने के लिए विशेष प्रकृति को देखते हुए पूर्ण साधन उपलब्ध नहीं हो तो बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बाद में परियोजना प्रबंध परामर्शदाता की जो सेवाएं ली जाएगी, पीएमसी जो है उसकी सेवाएं जो है ये ली जाएगी। यदि बोर्ड के पास में क्या नहीं है,
पूर्ण साधन उपलब्ध नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यदि बोर्ड के पास में पूर्ण साधन उपलब्ध नहीं है तो किसकी सेवाएं ली जाएगी? तो पीएमसी की सुविधाएं जो है ली जाएगी। परियोजना प्रबंध परामर्शदाता जो है उसकी सलाह जो है सेवाएं जो है ली जा सकती है। ठीक है भाई। उसके बाद में जो भी एसपल जो भी निविदादाताओं के अग्रिम रकम का प्रतिदाय निविदाओं के अंतिम निपटारे के 7 दिन के भीतर किया जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर। मेरे को आप ये बात बताओ, कहीं पर भी आपको इस रूल के अंदर 8 दिन लिखा है क्या? कहीं पर भी आपने इस रूल के अंदर जो है मान लीजिए 9 दिन लिखा है क्या? कहीं पर भी आपने इस रूल के अंदर 10 दिन जो है 10 दिन तो बहुत सारे मिल जाएंगे, कहीं पर भी 8 दिन लिखा है क्या? कहीं पर भी 9 दिन लिखा है क्या? और लास्ट टाइम के जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें 2 ऑप्शन ये भी दिए गए हैं। तो भाई जो ऑप्शन आपके अंदर नहीं दिए गए हैं ना, जैसे कि मान लीजिए ये रूल है, इस रूल के अंदर जो है 7 दिन ही दिए गए हैं, इसके अलावा इस रूल के अंदर कोई सा भी दिन नहीं दिए गए। तो अगर आप तुक्का भी मारो ना कि राजस्थान नगरपालिका सामान्य करे अनुबंध जो भी नियम है इसके अंदर तुक्का भी मारना पड़े ना, तो आप 7 दिन को ही टिक लगा गया हो कि न कि 2 दिन को और न कि 3 दिन को। कन्फ्यूजन होना ही नहीं है। ठीक है। हालांकि नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 है, उसके अंदर जो है आपको कहीं पर 6 दिन मिलेंगे, कहीं पर आपको 4 दिन मिलेंगे, कहीं पर आपको 3 दिन मिलेंगे। जैसे कि कार्य सूची है वो 3 दिन तक तैयार की जा सकती है। कार्यवर्त है वो सूचना 6 दिन पहले दी जाएगी। ठीक है। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। जैसे 2 दिन के अंदर विशेष बैठक बुलाई जाएगी, 7 दिन के अंदर विशेष बैठक बुलाई जाएगी, 10 दिन के अंदर विशेष बैठक बुलाई जाएगी। वहाँ पर भी जो है कन्फ्यूजन जो है नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको इस रूल के अंदर तो होना ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 ही दिन आ रहे हैं बार बार। ठीक है। कौन से आ रहे हैं? 7 ही दिन बार बार जो है आ रहे हैं। तो एसपल निविदाओं के अग्रिम रकम का प्रतिदाय निविदाओं के अंतिम निपटारे के 7 दिन के भीतर जो है ये किया जाएगा। यदि एकल निविदा प्राप्त हो और दरें युक्त हो तो अगले उच्चतर अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी। अगले उच्चतर प्राधिकारी के मामले में की सिफारिश करते हुए समय ये उल्लेख किया जाएगा कि नए सिरे से निविदा आमंत्रित करके प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने के प्रयास जो है किए जाएंगे। इसका मतलब यही है कि अगर निविदा में कुछ जो है गलती हो जाती है तो अगले उच्चतर अधिकारी बोलेगा कि नई निविदा लाएं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा कराएं। बाकी इसमें कोई बात जो है नहीं दी गई है। कोई संविदा पूर्णतः या भागतः रद्द की जा सकेगी और इसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य आदेश दिया जाएगा। संविदा को काली सूची में डाला जा सकता है। संविदा प्रस्तुत करने से संबंधित जो भी विसर्जित किया जा सकता है, किंतु उसके कारण लेखबद्ध किए जाएंगे। ये प्रमाणित किया जाएगा कि उसकी कार्यवाही में क्या क्या जो है गलतियां हुई थी। ठीक है। ये भी बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि बोर्ड द्वारा उसके नियमित की गई प्रत्येक संविदा लिखित रूप में होगी और उस पर सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और बोर्ड की सामान्य मुद्रा अंकित की जाएगी। ये रूल नंबर जो है 12 आपके लिए जो नंबर है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है कि जो भी निविदा होगी वो क्या होगी, लिखित होगी। ठीक है। यानी रिटर्न फॉर्म में होगी, लिखित होगी। उस पर सक्षम प्राधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के क्या होंगे, सिग्नेचर होंगे, साइन होंगे और उस पर क्या होगी, बोर्ड की जो एक मोहर लगी होगी। ठीक है। जैसे अपन ईओ बन जाएंगे तो अपनी भी एक मोहर होगी, उसी प्रकार से होगा। ठीक है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर आता है कि इनमें नहीं किए गए, इनमें जो है नहीं किए गए और इनमें जो है नहीं किए गए लोक संक्रम वित्त एवं लेखा नियम सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों को यथावश्यक परिवर्तनशील लागू होगा। संबंधित नगरीय निकाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त, कार्यपालक अधिकारी और सर्वोच्च लेखा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित जो है किया जाएगा। तो ये रूल नंबर 14 जो है अपना क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है नियम नंबर 15। देखिए मैं आपको 1 घंटे से पिछले जो है कम से कम 1.5 पौने 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और अगर आप अभी भी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तो ये जी मेरे लिए क्या है, डिमोटिवेशन वाली बात है। ठीक है। फिर मेरे आगे जो है क्लासेस लेने का भी मन नहीं करेगा। आप कम से कम 1000 लाइक तो इस वीडियो के अंदर आने ही चाहिए यार। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ भी आने चाहिए। ठीक है। जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई लोग मेरे को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो आप जो है कम से कम 5-10 जगह शेयर कीजिए। ठीक है। आप अपना स्टेटस लगाइए। ठीक है। और बैच के बारे में बताइए ताकि अपन आगे जो है बढ़ सकें। ठीक है। तो नियम नंबर 15 क्या बताया गया है कि नियम नंबर जो 15 है ये अनुमानों का अनुमोदन तथा बिलों का परीक्षण है। ये बताया गया अनुमानों का अनुमोदन और बिलों का परीक्षण, ये रूल नंबर 15 बोलता है। ठीक है। अनुमानों का अनुमोदन और बिलों का परीक्षण है। निर्माण कार्यों की अवस्था में उनसे संबंधित अनुमानों तथा बिलों को निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा उनके सम्मुख अंकित राशि तक तकनीकी रूप से अनुमोदन या परीक्षण जो है किया जाएगा। कुछ आगे अधिकारी दिए गए हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको जो है बताने वाला हूँ। ठीक है जी। देखिए ये इस प्रकार से है कि राज्य सरकार द्वारा जो गठित तकनीकी समिति होगी ना, राज्य सरकार द्वारा जो गठित तकनीकी समिति होगी उसके पास में पूर्ण शक्तियाँ होंगी। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा जो गठित समिति होगी उसके पास में क्या होगी, पूर्ण शक्ति होगी। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा गठित जो भी तकनीकी समिति होगी उसके पास में पूर्ण शक्ति होगी। अधीक्षण अभियंता
संबंधित नगरीय निकाय का जो से निदेशक स्थानीय निकाय निदेशक निकाय का जिसे बोलते हैं सुपरिटेंडेंटिंग इंजीनियर बोलते हैं, एसई बोलते हैं, उसके पास में 150 लाख रुपए तक की वो तकनीकी जो है वो कर सकता है, तकनीकी क्या कर सकता है वो जो है अनुमति दे सकता है। यानी राज्य सरकार द्वारा गठित कोई तकनीकी समिति है उसके पास तो क्या होगी, पूर्ण स्वीकृतियाँ होगी, और अधीक्षण जो भी अभियंता है संबंधित नगरीय जो भी निकाय का निदेशक स्थानीय निकाय का उसके पास में 150 लाख रुपए तक की क्या होगी स्वीकृति होगी। ठीक है, उसके पास में 150 लाख रुपए तक क्या होगी मतलब कैपेसिटी होगी, वो उसको क्या कर सकेगा साइन कर सकेगा। अधीक्षण अभियंता निदेशक जो है संबंधित नगरीय निकाय का या निदेशक स्थानीय का, सुपरिटेंडेंटिंग इंजीनियर जिसे बोला गया है, अधिशासी अभियंता जिसे बोला गया है एक्सीएन, ठीक है, वो 50 लाख रुपए तक जो है साइन कर सकता है। सहायक अभियंता जिसे एइन बोला गया है वो 5 लाख रुपए तक साइन कर सकता है, और कनिष्ठ अभियंता जिसे इंजीनियरिंग अधीनस्थ बोला गया है वो 1 लाख रुपए तक क्या कर सकता है सहायता जो है वो कर सकता है। ये आपको क्या रखनी है बात जो है ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि बोर्ड की जो भी शक्तियों से अधिक होने पर, बोर्ड की शक्तियों से अधिक होने पर तकनीकी अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजे जाने पर तकनीकी अनुमोदन सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो कि 1 सप्ताह के भीतर प्रस्ताव पर विनिश्चय करेगी। इस रूल के अंदर जो भी आपको डेट याद ना आए ना, आप 7 दिन लगा देना, तुक्का आपका सही जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखना, ये ट्रिक है और किसी को मत बता देना। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद में औपचारिक तकनीकी जो भी है कि औपचारिक तकनीकी अनुमोदन पर समिति के विनिश्चय के अनुसार अधीक्षण अभियंता स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा हस्ताक्षर जो है ये किए जाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो भी है अधीक्षण अभियंता स्थानीय निकाय जो निदेशालय के द्वारा किए जाएंगे। उसके बाद में क्या दिया गया है कि यदि बोर्ड में मुख्य अभियंता सुपरिटेंडेंटिंग जो मुख्य अभियंता है, अतिरिक्त मुख्य अभियंता ACE बोलते हैं इसको, ठीक है, ये जो है एडिशनल चीफ इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता, सुपरिटेंडेंटिंग इंजीनियर, अधिशासी अभियंता, एग्जीक्यूटिंग इंजीनियर पद स्थापित न हो तो निदेशालय का सर्वोच्च तकनीकी अधिकारी या संबंधित सर्किल खंड के सार्वजनिक निर्माण विभाग या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग या सिंचाई विभाग का मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता इन नियमों के अधीन अपनी अधिकारिता में तकनीकी अनुमोदन जारी कर सकेगा। यानी ये इसको डेलीगेट पावर की गई है, इस रूल के अंदर जो है डेलीगेट पावर की गई है कि यदि ये जो है मान लीजिए चीफ जो है इंजीनियर नहीं है, चीफ इंजीनियर नहीं है, या फिर एडिशनल चीफ इंजीनियर जो है नहीं है, या फिर सुपरिटेंडेंटिंग इंजीनियर नहीं है, या फिर एजुकेटिंग जो भी इंजीनियर नहीं है, अगर ये पद स्थापित नहीं है तो निदेशालय का जो भी सर्वोच्च तकनीकी अधिकारी होगा, सर्किल खंड के जो भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो भी जन स्वास्थ्य के अधिकारी के जो भी सिंचाई विभाग के जो भी मुख्य अभियंता होंगे वो क्या कर सकेंगे तकनीकी अनुमोदन जो है जारी कर सकेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये तकनीकी अनुमोदन जो है ये जारी कर सकेंगे, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद में क्या दिया गया है कि उपनियम जो भी है कि उपनियम 1 में किसी बात के अंतर्विष्ट होने पर भी नगर परिषद नगर पालिका बोर्ड में पद स्थापित सर्वोच्च तकनीकी अधिकारी अपनी सक्षमता की सीमा तक अनुमान का तकनीकी अनुमोदन करेगा, और नगर परिषद नगर पालिका में पद स्थापित कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी अनुमान की तकनीकी अनुमोदन जो है जारी नहीं करेगा। ये बात आपको क्या रखनी है ध्यान रखनी है। फिर है अनुमान जो भी स्थल के निरीक्षण के पश्चात सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रचलित BSR के आधार पर जो है तैयार किए जाएंगे। अनुमान के साथ कार्यस्थल की जो भी योजना, डिजाइन, रेखाचित्र, संरचनात्मक डिजाइन के साथ में तकनीकी जो है टिप्पणी वो भी संलग्न जो है की जाएगी, और अनुमान की 3 प्रतियां तैयार की जाएगी। ध्यान रखना, ये अनुमान की 3 प्रतियां तैयार की जाएंगी। ये प्रतियां बताई गई है, मैंने नए कि दिन बताए हैं, तो अनुमान की 3 प्रतियों में तैयार किए जाएंगे, और 1 प्रति जो है उस तकनीकी अधिकारी के पास रखी जाएगी, दूसरी प्रति अगले उच्चतर तकनीकी अधिकारी के पास प्रेषित की जाएगी, और मूल प्रति ये बोर्ड को भेज दी जाएगी। ये अपना जो है रूल नंबर 15 जो है यहाँ पर क्या हो जाता है पूरा हो जाता है। फिर जो है आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 16 ये बोलते हैं कि कोई संविदा बाध्यकारी नहीं होगी जब तक कि इन्हें नियमों और अधिनियमों की अपेक्षाओं का अनुपालना जो है नहीं किया गया हो। कोई भी जो संविदा है ये बाध्यकारी जो है नहीं होगी। ठीक है, कोई भी सुविधा जो है ये बाध्यकारी जो है नहीं होगी। ये आपको क्या रखना है ध्यान रखना है। नियम नंबर 17 क्या बोलता है? नियम नंबर 17 बोलता है निविदा इत्यादि के प्रारूप दिए गए हैं। निविदा जो है नंबर जो 17 के प्रारूप दिए गए हैं कि निविदा आमंत्रित करने के नोटिस के प्रारूप, निविदा और संविदा की शर्तें और सामग्री या माल के क्रय के लिए करार के प्रारूप जो आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे, जो राजस्थान सामान्य वित्तीय लेखा नियमों में विहित जो है ये किए जाएंगे। संक्रमणों के विभागीय तौर पर या ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादन और चालू जो है संदाय पूर्णतः अंतिम रिपोर्ट और लेखों द्वारा इस पर हस्ताक्षर जो है ये किए जाएंगे।
उसके बाद में दिया गया है कि लेन देनों से संबंधित जो है समस्त प्रारूप और रजिस्टर भी होंगे जो राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रयुक्त किए जाएं। बोलो तेजाजी महाराज की जय हो। तो ये अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पर रूल नंबर 17 जो है पूरा कर लिया है। इसी के साथ में अपना जो है राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय अनुबंध नियम 1974 है, ये भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए मैं आपको कुछ बातें जो है बता देता हूँ, ठीक है। देखिए जी, बहुत ही कम समय के अंदर अपन ने जो है एक तो पढ़ लिया है राजस्थान नगर पालिका जो भी समितियों की जो भी शक्तियाँ, कर्तव्य और कर्तव्य नियम वाला पढ़ लिया है, ठीक है, वो कंप्लीट कर लिया अपन ने। और राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय अनुबंध नियम ये अपन ने जो है कंप्लीट कर लिया है। एक रूल मेरा जो है राजस्थान नगर पालिका जो कार्य संचालन वाला जो नियम है ये मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। कार्य संचालन वाला जो नियम है ये मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, तो वो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, तो आप उसको क्या कर लेना, देख लेना, उसका रिवीजन कर लेना। फिर दूसरी बात है कि वीडियो आप जो है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भेजें। और पेड कोर्सेज के बारे में एक बार और बता देता हूँ कि अपना जो है EORO का पेड मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। EORO का पेड मेंटरशिप जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर पेड जो है मेंटरशिप प्रोग्राम जो है ये चल रहा है। अगर आपको ऐड होना है, ठीक है, अगर आपको क्या होना है, ऐड होना है, तो आप जो है 299 फ़ी मात्र और मात्र 299 फ़ी रखी गई है, जिसके अंदर आपको क्या क्या मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। कंप्लीट पार्ट ए और पार्ट बी के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। कंप्लीट पार्ट ए और पार्ट बी के शॉर्ट नोट्स हैं ये दिए जाएंगे, ठीक है जी। 10 क्वेश्चन जो दिए जाएंगे क्विज के रूप में, 50 क्वेश्चन डेली मिलेंगे आपको। डेली टारगेट बेस्ड स्टडी जो आपको करवाई जाएगी और वीकली जो आपका टेस्ट हो जाएगा। पर्सनली जो है आपको मेंटरशिप भी किया जाएगा। तो ये अपने जो है टारगेट EO बेस के अंदर है, वहाँ पर 100 से अधिक जो स्टूडेंट अभी अपने पास में जो है जुड़े हुए हैं, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऐड हो सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बोलो करणी माता की जय और बोलो तेजाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद।